खासकर दिल्ली की रेसों के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। इसमें तो किसी भी रेस में प्राइज मनी है ही नहीं, इतने जेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध जेल या जहाँ भी आपको लगे कि आप मेरी एनर्जी डिपो रही है वहाँ लो। मगर मुझे एम्बेसडर बनने का शौक नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि कम से कम ऐसे बंदे को एम्बेसडर बनाओ जिससे हम कुछ तो सीख सकें। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ के बच्चे सारे, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई लट्टू खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है। वो यही गेम होते थे उन दिनों, आउटडोर गेम बहुत होते थे। अब होता है कि रिकवरी रन जिसे कहते हैं, बेसिकली जोन 2 रिकवरी रन है, ये मान के चलो। तो उस 2 घंटे के बीच में आप कुछ भी खा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट एकदम वहीं रहेगा जहाँ पे था, है ना। एक टाइम ऐसा था कि हम लोगों के पास जूते नहीं होते थे पहनने के लिए उन दिनों। मतलब हम स्कूल के ही कपड़ों में जाते थे स्टेडियम, और स्कूल के कपड़ों में ही दिन भर घूमते रहते थे। खेलो इंडिया जैसे चल रहा है, मगर इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो जी मैं गाँव में हूँ और अपने गाँव में ही मुझे कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई स्टेडियम है कि नहीं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए पॉडकास्ट पे। रनिंग का इतना अच्छा सपोर्ट आप सबने दिखाया है, मैंने पास में पॉडकास्ट करे तो हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ गया यहाँ पे स्पेसिफिकली टू रनिंग। और हम बात करेंगे आज रनिंग की ABCD के बारे में, इंडियन फिटनेस जो लोगों का चल रहा है, ट्रेनिंग्स चल रही है, स्कूल्स के बारे में कि क्या क्या सब कुछ होता है। और आज जो मेरे पास जो गेस्ट है वो है मिस्टर संजय दसीला सर। एंड इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा सर बर्थ 1994 में हुआ था और आपका तो रनिंग जर्नी जो स्टार्ट कर 1990 में स्टार्ट करी हुई है। बेयरफुट रनिंग सर करते थे, स्टार्ट करी थी अपनी। शूज लेने के उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो कोच ने किसी तरीके से सपोर्ट करा और फिर रनिंग करते करते गवर्नमेंट जॉब थ्रू स्पोर्ट्स कोटा सर ने ली। 2014 में इन्होंने कम बैक करा और आज ऑलमोस्ट 50 की एज में सर 245 की फुल मैराथन भाग चुके हैं और अभी और टारगेट कर रहे हैं अपना बेस्ट लाने का। तो सर शुरुआत करेंगे आपसे आपके इस जर्नी के बारे में जानने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम एंड बीइंग ऑन आवर शो। और जेन्युइन बात करेंगे, कन्वर्सेशन, हाँ जी, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ। वट एवर लैंग्वेज यू थिंक आपको जिस भाषा में करनी है उसमें हम कन्वर्सिंग है, ताकि एक्चुअल लोगों तक ये हमारा जो कंटेंट है वो पहुंच पाए। मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी, जो रनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ से हुई और कैसे हुई? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं रहता था नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पास। मेरा घर नेशनल स्टेडियम से मैं कह सकता हूँ 3 या 4 किलोमीटर दूर रहा होगा। और 1982 में एशियन गेम हुए थे जो इंडिया में हुए थे, दिल्ली में वो भी। तो वहाँ से मतलब हमें पता चला कि स्टेडियम भी है हमारे घर के आसपास। उन दिनों में मेरे को लग रहा है 5 या 6 साल का था। तो बच्चों की तरह मुझे भी शौक था कि चलो भाइयों के पीछे बड़े थे, थोड़े उनके पीछे पीछे भागते थे देखने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे बड़े भाई ने बॉक्सिंग स्टार्ट करी, वहाँ हम भी जाने लगे। थोड़े दिन हमने बॉक्सिंग करी, मगर बॉक्सिंग में ज़्यादा वो मन लगा नहीं। तो उसके बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ हो गई थी, स्कूल जाना, भागना, इधर-उधर खेलना, वही गली कूचों में खेलते थे और तो कुछ नहीं था। तो एक दिन भाई ने बोला कि भाई पढ़ाई-वढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान ज़्यादा है नहीं, लगता नहीं है मुझे देख के, है ना? तो तुम एक काम करो, स्टेडियम में मेरा एक दोस्त जाता है, वो रनिंग कोच वहाँ पे हैं, उनके पास जाओ और अपना देखो कुछ स्पोर्ट्स में कुछ करने की कोशिश करो। तो वो दिन था कि मतलब मैं स्टेडियम गया, मैं अपने भाई के दोस्त से मिला, उन्होंने मुझे कोच से मिलवाया। तो ऐसे मेरी एक रनिंग जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं कहता हूँ मतलब एक वो भाई का, एक बड़े भाई का पुश जो था ना, उसने मुझे स्टेडियम तक तो पहुँचा दिया था। मगर उसके आगे की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग भी रही मेरे लिए। क्योंकि देखो रनिंग एक ऐसा गेम है जिसमें छोटे बच्चे को, मतलब 12-13 साल की एज के बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप कहो कि भाई तेरे को आज 4 लैप लगाने हैं 400 मीटर के ट्रैक के, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे साथ के बच्चे सारे, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई लट्टू खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है। वो यही गेम होते थे उन दिनों, आउटडोर गेम बहुत होते थे, है ना। इंडोर का तो कुछ ऐसा था नहीं, सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी भी घर पे नहीं होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो आज भी याद है कि 10वीं या 12वीं में मेरे घर में टीवी आया होगा। उससे पहले मेरे घर में टीवी नहीं था, लाइट्स नहीं थी, 10वीं क्लास तक तो मुझे आज भी याद है। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। मगर मैं बोलूँगा कि इसमें मेरे कोच थे मिस्टर रुपिंदर सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। मतलब इस रनिंग को उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बनाया मेरे लिए, मतलब तरह-तरह की चीज़ें करवाई मुझे। स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब 2-3 साल तक तो मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को रनिंग-वनिंग में डाला नहीं। हाँ, मगर मेरे को टेक्नीक सिखाते थे, कुछ एक्सरसाइज़ कराते थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, है ना। एक टाइम ऐसा था कि हम लोगों के पास जूते नहीं होते थे पहनने के लिए उन दिनों। मतलब हम स्कूल के ही कपड़ों में जाते थे स्टेडियम, और स्कूल के कपड़ों में ही दिन भर घूमते रहते थे। वो स्कूल के कपड़े भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पड़ते थे। वो भी मुझे लगता है फ्री मिलते थे। नीले रंग का शॉर्ट्स और नीले रंग की शर्ट थी जो हम पहन के, वही मैं पहन के स्टेडियम भी आता-जाता था। तो मेरे थोड़े दोस्त भी थे छोटे, वो उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे, कोई इंटरेस्टिंग है, ये जा रहा है स्टेडियम तो हम भी स्टेडियम जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम, तो वहाँ से हम लोगों ने मतलब 3 या मेरे 4 दोस्त थे, जो हम लोगों ने तीनों ने स्टार्ट किया वहाँ से रनिंग। और हमें वहाँ पे मिले मिस्टर रुपिंदर सिंह, मतलब जिन्होंने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, मैं बोलता हूँ।
मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आई नो इतने इमोशंस हमारे बाहर आ जाते हैं जब जिंदगी के अंदर ना कोई हमें रियल सपोर्ट करे, क्योंकि टीचर्स का बहुत योगदान होता है हमारे पास, पेरेंट्स का हमारा बहुत योगदान होता है। और आज अगर हम इस पैगाम पे खड़े हुए हैं, सर ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर रहे हैं, मेरे सर मैं 30 क्रॉस कर रहा हूँ। सो जब हम अपनी लाइफ को बैक ट्रैक करते हैं और जब उनको याद करते हैं और जिन्होंने हमारी लाइफ को पूरा बदला है, तो जैसे इमोशन सर के अभी आ रहे हैं ऐसे इमोशंस हमारे पास आते हैं। एंड हमें शुक्रिया करना चाहिए वापस जाके अपने उन चीज़ों को याद करने का, जहाँ पे जिन्होंने हमें आज तक इस लाइफ में हमें सपोर्ट करा है, हम उनको धन्यवाद कर सके। और जैसे सर बता रहे, रुपिंदर सर का जो सपोर्ट रहा और आज सर यहाँ पे जो बने हैं उनका सर ने नाम लिया। सो थैंक्स टू देम कि ऐसी हस्ती जिन्होंने एक ऐसे इंसान को जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आ रहा है, जूते हैं नहीं, पता है नहीं, शूज खुद उन्होंने ला के दिए। तो ऐसे क्या बोलूंगा मैं, अनबायस्ड कोचेस और ऐसे लोग जो कि बिना किसी मनी माइंडेड रनिंग ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे लोग रहे हैं तो प्लीज आज एक रिक्वेस्ट है कि उनको जाके एक मैसेज जरूर ड्रॉप करना, अगर वो है कि धन्यवाद, और नहीं है तो भगवान से याद करिए कि उनका उनका शुक्रिया करिए। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी सर। तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, मगर आज मुझे खुशी है कि मैं अपने कोच के कदमों पे चल रहा हूँ और मेरे साथ 4-5 बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ हेल्प कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो मैं करता हूँ, मतलब अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है, जितने मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। शूज़ दे सकता हूँ तो वो देता हूँ। वो अलग बात है, हम सोशल मीडिया में इस चीज़ को नहीं डालते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या क्या कर पा रहा हूँ उन लोगों के लिए, मगर करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब करना भी चाहिए। और इट्स ट्रू, जरूरी नहीं है हर चीज हम जो भी करें उसे एक पोस्ट डाले लिंक्डइन का या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, वो जरूर करें। और यही होता है ना, जब हम पिछले पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे कि अगर एक इंसान सुधर जाए ना तो पूरी उनकी जो पीढ़ी है वो सुधर जाती है। सर को किसी ने सपोर्ट करा, सर 5 को कर रहे हैं, आप सोचो वो 5 अगर 5 को करेंगे तो 25, और वो 25,000 किसी और को करेंगे, तो हमारी जो चेन है वो ऐसी बनती है। तो एक इंसान का सही होना जरूरी है। ये बात भी सच है कि कहते हैं कि अगर कोई भूखा है उसे अक्सर आप मछली दे दो तो वो एक ही दिन अपना पेट भर पाएगा, बट अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो शायद वो पूरी जिंदगी अपना पेट भर सकता है। तो वही स्टोरी मुझे अभी यहाँ पे याद आ गई जब आप इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। सर आपने नेशनल लेवल पर भी 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है, राइट? बट नेशनल लेवल पे जाना, वो भी रनिंग में, और उस टाइम पे कैसा मतलब ये पूरी जर्नी रही है, और क्या आपका वो जो लाइफ चेंजिंग इवेंट था कि आप नेशनल लेवल पे जा पाए? मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट तो था राजा बलिंदर, एक स्पोर्ट्स मीट हुई थी। मतलब मैं एक्चुअली, मेरे को स्पॉन्सरशिप दिलवाई मेरे कोच ने और मैं गया था स्वीडन फॉर अराउंड 3 मंथ। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करी और वहाँ पे रह के मैंने सीखा, कुछ इंटरनेशनल कोचेस के साथ ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं इंडिया वापस आया। तो इंडिया वापस आने के बाद मुझे एक इवेंट मिला था, राजा बलिंदर इंटरनेशनल मीट हुई थी, जिसमें काफ़ी, वो दिल्ली नेहरू स्टेडियम में ही हुई थी। मैं कहता हूँ वहाँ से वो रेस थी जो जिसने मतलब मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, मैं कहता हूँ। उस रेस में मेरे को 3rd प्लेस मिली थी, ब्रॉन्ज मेडल मैंने उस रेस में मिला मुझे। वहाँ पे मेरा टाइम बहुत अच्छा रहा, 3:52 के आसपास में उस रेस को मैंने कंप्लीट किया था, जहाँ मेरी 3rd प्लेस आई थी। वहाँ से मुझे लगा था कि मेरे में पोटेंशियल है कि मैं नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे चांस मिला, ये हुआ था लखनऊ में, एक इवेंट हुआ था अपना, ओपन एथलेटिक्स मीट हुई थी, सीनियर नेशनल हुआ था बेसिकली वो लखनऊ में। तो वहाँ पे मैंने 1500 मीटर में कम्पीट किया और वहाँ मुझे सिल्वर मेडल मिला था। तो उससे पहले मगर मेरी जॉब लग गई थी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे राजा बलिंदर ने काफ़ी चेंज किया था, तो फिर उसके बीच में फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई मुझे 2। एक LIC में आई थी और एक अपना कस्टम्स में आ गई थी, उस टाइम पे वैकेंसी आई थी। तो मैं अराउंड उस टाइम 21 या 22 साल का ही था, कहेंगे मेरे को। तो उन दिनों मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली और मेरी ये किस्मत थी कि मेरे को कस्टम में वो जॉब मुझे मिल गई, ट्रायल और इंटरव्यू और सब एग्ज़ाम देने के बाद। तो उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ में मेरा सिल्वर मेडल आया। काफ़ी उसने मेरे को लाइमलाइट दी और कह सकते हो कि काफ़ी नाम मुझे लोग वहाँ से पहचानने लगे थे कि कोई 1500 मीटर में संजय दसीला नाम का भी कोई रनर है। वहाँ से एक मेरे को पहचान मिली थी। तो ये जो आप कह रहे हैं, आप स्वीडन गए और आप इस नेशनल लेवल पे गए, तो क्या ये सब कुछ जो था मतलब क्या ये आपने
थ्रू नेशनल लेवल को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, दैट वाज योर सेल्फ मतलब स्पॉन्सर्ड या फिर ये उससे ये नहीं हमें नहीं गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा था उसमें? ये स्पॉन्सर्ड था बेसिकली। मुझे हिंदुजा स्पोर्ट्स फाउंडेशन और एक और कोई कॉलेज में स्टीफन कॉलेज में एक वो चलती थी स्कॉलरशिप स्कीम, वहाँ से मुझे ओके। उस वो भी मेरे कोच रुपिंदर सिंह ने मेरी हेल्प करी थी उसको लेने में, तो वो मुझे मिली और वहाँ से फिर मैं स्वीडन गया था। 3 महीने वहाँ पे मैंने रह के ट्रेनिंग करी और काफ़ी मुझे चीज़ें समझ आई और उसके आने के बाद मुझे मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ। है ना? वहाँ पे मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन भी किए, जहाँ वहाँ वीकली बेसिस पे कॉम्पिटिशन बहुत होते थे। इंडिया में ये चीज़ें बहुत लेट आई हैं कि भई अब डोमेस्टिक सर्किट मीट होती थी या नहीं होती थी। है ना? वहाँ पे मगर आप क्या होता था कि स्वीडन में एक बेनिफिट ये था कि आपको हर हफ्ते कोई ना कोई एक रेस मिल जाती थी। तो हम मोस्टली क्या करा हमने 3 महीनों में, अगर मैं कहता हूँ मैं 12 हफ्ते रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे मैंने 10 रेसें भागी। हुँ, हुँ। जिससे मेरा एक तो काफ़ी दिमाग खुला और कॉम्पिटिशन की तरफ पता चला कि आपको कहाँ पे कम्पीट करना है, कैसे करना है ना? एक स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिलता था, रेस भागने का। उसके आने के बाद काफ़ी परफ़ॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट भी दिखी। मेरे लिए तो एक हुँ। मतलब आपकी स्टोरी सर इतनी मोटिवेशनल है कि आप रनिंग करते-करते स्वीडन पहुँच गए। आपने मुझे बताया कि आपकी जो जॉब है वो कस्टम में लगी, उस टाइम पे हुँ, आपका अपॉर्च्युनिटी है थ्रू हुँ, रनिंग। हुँ, आज भी जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं सर वो स्पेसिफिकली भाग रहे होते हैं इसलिए कि उनको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। मतलब उनका मोटिव ये होता है, किसी का वाई है कि मोटिव ही मिल जाए। सो सर कितनी ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती है और अगर कोई थ्रू स्पोर्ट्स कोटा या स्पेसिफिकली रनिंग, अगर रनिंग का स्पेशल स्पॉट है कोई, इसके थ्रू जाना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? देखो गवर्नमेंट ने एक अपना कोटा निकाला हुआ है, स्पोर्ट्स कोटा जो है, वो 5% जॉब का एक कोटा है। हर मान जॉब लो के अंदर? हर हर मतलब मिनिस्ट्री में हर कोई भी डिपार्टमेंट है, रेलवे हो गया, मान लो कस्टम हो गया या इनकम टैक्स हो गया, किसी भी तरह का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कोई है उसमें 5% का एक कोटा है। अगर मान लो 100 वैकेंसी आती है तो उसमें 5 आपको स्पोर्ट्स में लेने ही लेने हैं। तो ये मोस्टली निकलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है अपॉर्च्युनिटी, जॉब अपॉर्च्युनिटी आज भी आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे ही आती थी। आज भी वैकेंसीज़ आती हैं, मगर आपको मतलब उसके लिए आपको देखो पहले आपको स्टेट लेवल पे कम्पीट करना पड़ता है। स्टेट लेवल कम्पीट करने के बाद आपको नेशनल में जाना पड़ता है। नेशनल में कम्पीट करने के बाद अगर आप नेशनल जीते हैं तो आपको इंडिया रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिलता है और उसके बाद आपके लिए बाद जॉब अपॉर्च्युनिटी खुल जाती है मेरे हिसाब से। आप एक बार नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर लेते हो या नेशनल जीतने के बाद इंडिया रिप्रेज़ेंट कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से जॉब अपॉर्च्युनिटी है। मैं ये नहीं बोलूँगा आज भी नहीं है। जॉब अपॉर्च्युनिटी उसी हिसाब से आ रही है, बस वो है कि आप में उस काबिलियत है कि नहीं है, भई नेशनल जीतना तो आपको पड़ेगा ही। आप ये सोचो कि मैं स्टेट लेवल जीतूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। दैट्स उसके लिए नाइस। नेशनल प्लस इंटरनेशनल आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत सही है, मतलब जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं, जिनके सवाल मेरे पास आते थे, उनके लिए बहुत सही सर ने आंसर करा कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, बट आपको जो विल है और जो ताकत है, बात आसान नहीं रहेगा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, तभी आप जाके इसमें आगे बढ़ पाओगे। सर आपने स्पॉन्सरशिप के बारे में भी बात करी, राइट? और आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रनिंग तो कर रहे होते हैं, बट उनके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो से अच्छी रन भाग पाए या फिर अच्छे शूज़ ले पाए, इन सब चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है, डाइट पे ध्यान दे सके। सो अगर कोई एक एक छोटे कस्बे से कोई लोग आ रहा है और जिनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, तो उनका राइट पाथ कैसा रहेगा? क्या गाइडेंस है और आपको कैसे वो फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मिली थी? देखो, मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें खोली हैं, खेलो इंडिया जैसे चल रहा है। हुँ, हुँ। मगर इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो जी मैं गाँव में हूँ और अपने गाँव में ही मुझे कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके आस-पास कोई स्टेडियम है कि नहीं है, और अगर स्टेडियम है तो उसमें कोई कोच है, हुँ, हुँ। जो सर्टिफ़ाइड कोच हो गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ जाए, वहाँ प्रैक्टिस करे अपने और बच्चों के साथ, ठीक है ना? वहाँ आपकी और निखार आएगा, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। वहीं से आपको समझ आएगा कि स्टेट लेवल होता है, फिर उसके बाद नेशनल लेवल होता है ना? अब तो फिर भी सोशल मीडिया आ गया, हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था कि आप कहीं पहुँच पा रहे हो या नहीं पहुँच पा रहे हो। मगर आज की डेट में भी कई चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीमें निकाली हुई हैं खेलो इंडिया टाइप की, जिसमें आपको स्कॉलरशिप देते हैं वो मंथली बेसिस पे। मेरे हिसाब से तो आपको वहाँ जाना चाहिए। एक कोच को ज़रूर आपको मतलब गुरु तो आपको ढूँढना ही पड़ेगा, हुँ। तो ऐसा नहीं ये है। जो आप जो कोच बता रहे हो, जो गवर्नमेंट कोचेज़ होते हैं स्पेसिफिकली, तो क्या इसका राइट पाथ क्या है कि आप स्टेडियम में जाइए, वहाँ पर रजिस्टर करिए आप या क्या कैसे हाँ, करें इसमें जैसे कोई नॉमिनेशन? भी देखो आपके पास स्टेडियम होगा ना, वहाँ पे गवर्नमेंट कोचेज़ ज़रूर हैं आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोचेज़ नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने हर जगह कोचेज़ ज़रूर अपॉइंट कर रखे हैं, है ना? साई से जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो वहाँ पे वो कोचेज़ आपको स्टेडियम में ज़रूर मिलेंगे। आपको वहाँ जाके आपको कोई ना कोई ग्रुप पकड़ना पड़ेगा, है ना? अपने ऐज के हिसाब से आप उसमें कम्पीट करेंगे। ऐज कैटेगरीज़ भी होती हैं, 14 ईयर से लेके मेरे ख्याल से 22 ऐज तक आपका वो होता है कि एक ऐज उसमें ऐज कॉम्पिटिशन भी है। जैसे
14 हो गया, अंडर 16 हो गया, फिर उसके बाद अंडर 18 है, फिर अंडर 20 है, फिर अंडर 22 है। ये इन सब एज कैटेगरीज वाइज भी नेशनल्स होते हैं, है ना। यहाँ आपको अपने पता चलेगा, आपकी कैपेसिटी पता चलेगी, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहाँ मैं जीत पा रहा हूँ कि नहीं जीत पा रहा हूँ, है ना। और आपको अपॉर्चुनिटी अगर कोई भी स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास कोई भी ब्रांड या कोई भी स्पॉन्सरशिप आएगी, तभी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। उस लेवल तक तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वो हमने भी किया था। जब आप नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने लगे थे, उसके बाद ही मेरे पास भी स्कॉलरशिप आई थी। अब हम जब बात कर रहे होते हैं सर, चलो स्टेडियम के अंदर तो कोचेस है, बट आई थिंक एक एक बच्चे की जो शुरुआत होती है सर, वो होती है उसके स्कूल से, राइट। और हर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स को इतना ध्यान आज तक नहीं दिया जाता। सब ये बोलते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या रखा है इन स्पोर्ट्स में, क्या रखा है क्रिकेट में, क्या रखा है रनिंग तो देखो कोई बात ही नहीं करता, क्या रखा है इन सारे स्पोर्ट्स के अंदर और क्या मिल जाएगा आपको। और ये तो हमारा बेस है। जब हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे हमारे पास ऐसे खिलाड़ी एक्चुअली निकलेंगे? इसमें दिक्कत वही है कि हमारी जहाँ से स्कूलिंग हो रही है ना, वहाँ पे आपके पास जो भी आज की डेट में हम उन्हें पीटीआई कहते हैं। अब तो फिर भी प्राइवेट मैं देखता हूँ स्कूल फिर भी कोचेज रख रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट स्कूल जहाँ से आप गरीब बच्चों की बात करें, जहाँ से उनको निकल कर आना है, वहाँ पे पीटीआई क्या है कि आज की डेट में डीपीएड करके वो पीटीआई की जॉब मिल जा रही है, मगर उनका स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। अभी आपने सुना होगा, अभी एक मैराथन हुई थी थोड़े दिन पहले ही, अगर देखा हो, वहाँ पे चेस्ट फिनिश हुई थी जिसमें एक बंदा गिर भी गया था, वो सेकंड वाला, वो स्कूल टीचर था जो अभी जीता है, जिसने मेरे ख्याल 2 घंटे 6 मिनट में एक फुल मैराथन जीती है। तो आप समझ लो कि फॉरेन में, और वो वहाँ का क्रॉस कंट्री कोच भी है। तो अगर वहाँ पे ऐसे कोचेज हैं जो खुद कम्पीट कर रहे हैं आज की डेट में, 36 साल की एज में उन्होंने एक मैराथन जीती है, इतनी बड़ी मैराथन जीती है ना। तो उससे पता चल रहा है कि स्कूलिंग कितनी राइट पाथ पे जा रही है, कि भाई उनका कोच खुद आज की डेट में कम्पीट कर रहा है 36 साल की एज में, और वो उस स्कूल के क्रॉस कंट्री के कोच भी हैं। तो हमें भी ऐसे जॉब देनी पड़ेगी जो कोई बैकग्राउंड जिनका स्पोर्ट्स का है, कोई नेशनल पार्टिसिपेट कर सका है या नेशनल मेडलिस्ट है। ऐसे लोग अगर पीटीआई बन के आएंगे स्कूलों में, तो उन लोगों को, बच्चों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी। बाकी पेरेंट्स का तो है ही कि भाई पेरेंट्स भी चाहता है आज की डेट में, क्योंकि देखो जॉब में 5% कोटा है, तो लोग घबराते तो हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है आज की डेट में? पढ़ाई है आपके पास, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं बिना पढ़े भी कहीं, क्योंकि आज की डेट में जो बच्चे कर रहे हैं, जो आज की डेट में स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि 12वीं तक ही स्कूल कर रहे हैं या पास आउट हो रहे हैं, उसके बाद कर ही नहीं रहे, ग्रेजुएशन कर नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है कि उनको, आप देखेंगे उनकी जॉब जो है वो आज की डेट में 4th क्लास से ही एंट्री मिल पा रही है उन्हें। आपको अगर कोई ग्रुप बी या ग्रुप सी में लगना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एज पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगती है। तो मैं देखता हूँ कि कई, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में भी कई बार जॉब आती है, वो होते तो बच्चे इंटरनेशनल हैं, मगर वो 12वीं पास होते हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने करी नहीं है। कोई गाइडेंस नहीं दे रहा कि भाई आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है ना। एक सेकंड ऑप्शन भी आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई भी कंटिन्यूस रखनी है स्पोर्ट्स के साथ। वो भी एक बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो कि मैं 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, मेरे को नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी, मगर फिर आपको वो ग्रुप सी से स्टार्ट करना पड़ेगा या ग्रुप डी से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें फिर आपको प्रमोशन में बड़ा टाइम लग जाता है, मैं बोलता हूँ। ये बात तो है। मतलब जब देखो हमें ना, जब हम सर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, हम बोलते हैं हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ मतलब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही है और आपको एप्लीकेशन बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इंसान फंसता तब है उस एप्लीकेशन में जब एक सैड पाथ आता है कि जब सही से कुछ भी गलत हो गया, बंदा फंस जाता है, यार मैं लॉग आउट कैसे करूं या मुझे समझ नहीं आ रहा एप्लीकेशन में। ऐसे जिंदगी के बारे में होता है, जो आपने बात बिल्कुल सही टच करी कि जब तक सही चल रहा है तो ठीक है, निकल गए तो निकल गए, बट नहीं निकले तो ऑप्शन बी होना बहुत जरूरी है। क्रिकेटर्स की बात कर लो, आज के टाइम में देखता हूँ कि अभी भी मैं देख रहा था 10th के एग्जाम्स पूरे नहीं हुए, बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है, बट क्रिकेट के अंदर भी सिर्फ 11 लोग खेलते हैं पूरी कंट्री से। 5 साल टिक गए, बट 5 साल बाद तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से एजुकेशन से सिर्फ आपके थॉट्स तो बढ़ते हैं, आप एक अच्छे इंसान भी बनते हो। आप चाहे 12th करो फिर ग्रेजुएशन करो तो जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से भी जा रहे हो, कि आप अपनी एजुकेशन पे जरूर ध्यान दीजिए, अदरवाइज तो चैलेंज। तो ग्रेजुएशन तो कंपलसरी मान के चलो कि ग्रेजुएशन आपको करनी है, क्योंकि आपकी अगर प्रमोशन भी आएगी तो भी वो मांगते हैं कि भाई आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो। नहीं तो फिर आपकी प्रमोशन फिर अटक जाएगी। भाई ग्रुप डी में ही थोड़ी रहना है जिंदगी भर, आपको आगे प्रमोशन भी तो चाहिए। स्पोर्ट्स के बाद आपका फिर कैरियर क्या है? जॉब भी करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लाइफ टाइम स्पोर्ट्स कर सकते हो। एक एज है, 30 है, 32 है, 35 है, फिर उसके बाद आपको ऑफिस में काम करना ही करना है।
तो ये जो स्पोर्ट्स कोटे में आपकी एक बार जॉब लग गई सर फॉर एग्जांपल, तो क्या उसके बाद ये मैंडेटरी होता है कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, और अगर उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है तो क्या फिर जो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लगे वो सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, मैं बताता हूँ, देखो सपोर्ट पूरा मिलता है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए आप, अगर मेरी जॉब लग गई मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। आपके आने जाने का टीए डीए भी देती है आपको। अगर मान लो किसी स्पोर्ट्स के लिए नेशनल लेवल के पे या इंटरनेशनल पे मैं खेलने जा रहा हूँ, तो उसको आपको ऑन ड्यूटी लीव देती है ना, और वो सारा खर्चा भी बेयर करती है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि जॉब दे दिया उनका काम खत्म हो गया। मगर मैं देखता हूँ कि आज की डेट में देखो जॉब क्या है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है वो स्पोर्ट्स करना ही छोड़ देते हैं। 6 महीने, हद से ज़्यादा वो 6 महीने स्पोर्ट्स कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, जो आज की डेट में जो नई जनरेशन आ रही है उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट ने भी, क्या कर दिया, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, आज वो क्या कर रहा है कि आपको डी ग्रुप से, ग्रुप डी से ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने जैसी जॉब ज्वाइन करी उसके बाद स्पोर्ट्स ही छोड़ दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो पीछे वाली जो जनरेशन आनी थी उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने कहा कि इनको ग्रुप सी में लो ही मत, आप ग्रुप डी में लेना स्टार्ट करो, ताकि ये कुछ साल तो कम से कम स्पोर्ट्स करें, है ना। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है नई जनरेशन के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम अगर आपकी जॉब लगी है तो कम से कम 5-6 साल 10 साल तो कम से कम आप स्पोर्ट्स करो। देखो मैं आज की डेट में, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब करते हुए भी 27 साल हो गए, मैं आज भी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो आज जो भी मैं कुछ हूँ आज स्पोर्ट्स की वजह से हूँ। उसको कभी नहीं भूलना चाहिए जहाँ आप जिस जगह पे पहुंचे, है ना। तो आपकी, और मैं कहूँगा फिटनेस भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी जॉब लग गई अब आप फ्री हो गए। फिटनेस भी एक बहुत जरूरी है आगे आपकी लाइफ टाइम के लिए। आपको फिटनेस तो एक, आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए फिटनेस में, मान के चलता हूँ। ये बात तो है। और कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा होता है, मैं भी अभी पिछले पॉडकास्ट में यही कन्वर्सेशंस कर रहा था कि मैं खुद ऑफिस के काम में इतना ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ कि फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया था। और चलो फिर भी जब मौका मिलता है रनिंग करते हैं, पास में भी करी है। बट बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तो आजकल सिस्टम पे बैठे हुए हैं, और आजकल तो बोलते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, राइट? ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है। सो उनके लिए क्या एडवाइस है, जो कि सिर्फ सारे दिन कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, और उन्हें उन्हें उनका सिर्फ एक बहाना ये होता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है भागने का? देखो मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समय नहीं है। मैं कहूँगा कि मेरी अभी जैसे कस्टम में, मैं अभी 4 साल में कस्टम में था, जॉब कर रहा था। मेरी डे नाइट भी थी वहाँ पे। मैंने अभी डे नाइट भी शिफ्ट भी करी। तो मगर मैं क्या करता था कि जैसे ही अगले दिन आप आए, तो जाते ही सुबह पहले मैं रनिंग करता था। मतलब आप लगा लो 12 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ, मगर आते ही मैंने 5 किलोमीटर, यही नहीं है कि मैं कहूँगा कि मैंने 15-20 किलोमीटर कर ली, मगर आप वार्म अप टाइप तो कम से कम 5 किलोमीटर करो। फिर आप अपना सो गए। दिन में जब आप उठे, मैं जाता था, जिम जाता था। उसके बाद शाम को फिर कोशिश करता था कि थोड़ा बहुत रन कर लूँ। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। ये तो हमारे बहाने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। करने वाला रात को 10 बजे भी भागते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मैंने सुना है जो रात को 12 बजे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। तो टाइम आपके पास बहुत है। ये तो हम लोगों के बहाने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या नहीं है। आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। और आगे जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ रही है ना, वो आगे आपके लिए तो बहुत कंपल्सरी है कि आप थोड़ा बहुत जिम करो, थोड़ी बहुत रनिंग करो। अपनी हेल्थ पे तो ध्यान देना मतलब आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात तो जरूर है कि अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो बाद में आपको बिल्कुल। उससे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अपना इलाज करवाने के लिए। तो बेटर ये है कि हमने टाइम निकालिए, प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रायोरिटाइज अपना उसमें डाल दिया कि फिटनेस एक प्रायोरिटी है, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप और चीजें करते हो, लेकिन मैं आप वो उस पर एक फोकस चीज़ इसमें मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हो ना कि जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में, अब इंडिया में क्या है कि स्पोर्ट्स कोटे से आपको जॉब मिल जाती है, मगर फॉरेन में ये चीज़ें नहीं है। हम्म फॉरेन में आप ये सोचो कि जी मैं स्पोर्ट्स में बहुत टॉप पे हूँ तो आपको, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे रही है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं स्वीडन, मैंने बताया मैं स्वीडन गया था 3-4 महीने, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे कोई बच्चे और भी लोग ट्रेनिंग करने आते थे, वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर किसी मॉल में जॉब कर रहे होते थे या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते थे। वो क्या करते थे, अपना जो ब्रेक टाइम होता था इनका, हम्म वो ब्रेक टाइम में कोच से टाइम एक अपना वो कर लगा बनाते थे कि भाई इस टाइम पे हमारा ब्रेक टाइम है तो हम सब इस टाइम पे आएंगे। तो उन्होंने क्या करा हुआ था, ब्रेक लेके वो ट्रेनिंग करने आते थे और उसके बाद दोबारा जॉब पे चले जाते थे। तो आप ये देख लो वो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मान लो लंच टाइम है उनका 1 से 2, तो वो कोच से पहले ही बात कर लेंगे कि आज हम 1 से 2 बजे आएंगे, और वो पूरा ग्रुप को 1 से 2 बजे का टाइम मिलता था और उसमें आके ट्रेनिंग करते थे, फिर दोबारा अपना जाके वो ज्वाइन कर लेते थे ऑफिस। तो डेडिकेशन है हाँ। ये वाली बात तो, क्योंकि जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया, एक होता है इन्फ्लुएंसर्स रनिंग, मतलब रील रनिंग, एक होता है रियल रनिंग, ये जो चल रहा है, बहुत सारे लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, भाग भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक काइंड ऑफ एक ये अब बिजनेस बन चुका है और लोग ज्यादा रील रनर बन रहे हैं rather देन रियल रनर?
मैं कहूँगा देखो रील रनर क्या है कि ये एक्चुअली गाइडेंस थोड़ी-सी गलत दे रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे ही आज आज की डेट में कोई नया रनर आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि भई आप 5 किलोमीटर भागो, फिर उसके बाद सीधा फुल मैराथन में उतर गए सब के सब। किसी को गाइडेंस नहीं है, ना कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है। हुँ, वो किसी से कोई पूछने को राज़ी नहीं है। आज की डेट में रील रनर को सुन रहे हैं, बस अपनी का कंटेंट बनाने के लिए मैं देखता हूँ 2 महीने बाद ही फुल मैराथन भाग गए। हुँ, हुँ, ठीक है? मैं कहूँगी अगर मैंने अपनी मैराथन और हाफ मैराथन का अगर करियर स्टार्ट किया 2013 में मैंने पहली हाफ मैराथन करी थी। और आप ये मान के चलो कि 2020 में मैंने अपनी फुल मैराथन स्टार्ट की थी। देखो बॉडी को टाइम लगता है अडॉप्ट करने में, रनिंग को, स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्समैन को बनने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैंने ये अभी स्टार्ट करी है और 6 महीने में मैं फुल मैराथन भाग जाऊँ। तो वो कहीं न कहीं आपको सेटबैक करेगा, इंजर्ड हो जाओगे, है ना? औरों को सुन के ना करें। मैं तो कहूँगा किसी सर्टिफ़ाइड कोच से ज़रूर गाइडेंस ज़रूर लें इस मामले में। ऐसा नहीं है कि भई मैं कहूँ कि मेरी एज बढ़ रही है, मैं नहीं भाग पाऊँगा फुल मैराथन, ये सब गलत मिथ हैं कि भई आपकी एज बढ़ेगी तो आप नहीं कर पाओगे, आप जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लो, 5 किलोमीटर भी भाग लो, 10 किलोमीटर भी भाग लो, एक ही साल में आप फुल मैराथन भी कर लो, है ना? वो गाइडेंस बहुत गलत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप रियल स्पोर्ट्समैन की बातें सुनें। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैं अगर मान के चलो 2013 में मैं पहली एयरटेल हाफ मैराथन भागा, तो 2020 में मैं अपनी पहली फुल मैराथन भागा था। ठीक है? आज मैं 50 साल का हो रहा हूँ या मई में मैं फर्स्ट 50 का हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा पहला रनर होऊँगा फुल मैराथन में जिसने 3 घंटे 6 मिनट की 2020 में भागा था और सीधा 2:45 की मैराथन करी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आपकी एज आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है। आपको बस अपने ध्यान देना अपनी डाइट पे और अपने स्लीपिंग पैटर्न पे और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। बाकी आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा 2:45 का जो आपने टाइम लिया, 3:06 से 2:45 आपने भागा। सब 3 की बात करते हैं लोग पहले कर और आप तो सीधा 2:45 भाग गए। तो शॉक लगता है कि 2:45 मुझे याद है सर मैंने अपनी फर्स्ट हाफ मैराथन 2:45 में करी थी और आपने उसमें फुल मैराथन कर ली। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या लगता है, क्या डेडिकेशन लगती है उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखो डेडिकेशन तो स्पोर्ट्स किसी भी एज में आप कर रहे हो वही डेडिकेशन है। मैं बोलूँगा मैं जो यंग एज में स्पोर्ट्स करता था ना वही डेडिकेशन मैंने अभी दिखाई। और मैंने ये अपना अगर आपने फास्ट एनफ के सीईओ वेणुगोपाल जी का अगर सुना होगा नाम, हुँ, हुँ। तो उन्होंने अभी मैंने देखा था कि एक कभी वेदांता एयरटेल में आए थे या उससे पहले भी लास्ट ईयर वो नेवी मैराथन जब भागे थे, मैं उन दिनों इंजर्ड हो गया था। हुँ, हुँ। तो वो एक 18 के आसपास की यहाँ पे हाफ मैराथन करके गए थे, वो भी 50 एज के आसपास थे। तो मैंने कहा कि यार जब ये कर पा रहे हैं और हम तो हमारा तो बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स का था, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें कि भई ऐसा कुछ टाइम लाएँ दोबारा से। वैसे मैं इससे पहले 2016 में एक 17 की रेस भाग चुका हूँ, मगर उसके बाद से थोड़ी लाइफ़स्टाइल ये और वो जॉब में थोड़ा-सा प्रेशर, उसकी वज़ह से थोड़ा मैं भी डाउन हो गया था, मैं ये कहूँगा कि है ना, और थोड़ा-सा फ़ोकस हट गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये एक तो इंजरीज़ हो रही थी मेरे को, थोड़ा-सा ओवरवेट हो गया था, मैं मान के चलूँ कि क्योंकि मैं देख रहा था जैसे और लोग भी फुल मैराथन और मैराथन भाग रहे थे, मेरे वेट के हिसाब से थोड़ा हल्के थे, लीन थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इस साल अगर मैं स्पोर्ट्स करूँगा तो थोड़ा डेडिकेटेडली करूँगा और मैंने ये डिसाइड किया आप मान के चलो हाई रॉक्स के बाद। मुझे किसी मेरे दोस्त ने बोला कि तू थोड़ा-सा ओवरवेट लग रहा है, हाई रॉक्स के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे। तो मैंने तब उस कितना दिन वेट था आपका उस टाइम पे? उस टाइम अराउंड 71 केजी था मैं वो मान के चल रहा हूँ। 71 भी ज़्यादा था। हाँ, ज़्यादा था मतलब अगर आप देखो हम जिस हिसाब से अपने टाइमिंग लाने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से मैं बिल्कुल ओवरवेट था। जो अगर मेरा टारगेट अगर मैं बोलूँ कि सब 3 का था या 18 का था, उस हिसाब से मैं ओवरवेट था। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी करके मेरे को अब अपना वेट रिड्यूस करना है और थोड़ा-सा स्पोर्ट्स में फ़ोकस करना ही करना है। तो वो दिन था। उसके बाद से मैंने धीरे-धीरे डाइट कंट्रोल करनी करी और मैं एक टाइम पे वन टाइम मील के बारे में सुन के फिर मैंने वन टाइम मील अपनाया, ये फ़ॉर्मूला अपनाया और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने अराउंड अपना 10 किलो के आसपास वेट रिड्यूस किया दिसंबर तक। तो उसके बाद मेरी टाइमिंग्स में और मेरी परफ़ॉर्मेंस में, रनिंग में काफ़ी चेंजेज़ आए। मतलब मुझे भी काफ़ी मज़ा आने लगा भागने में मैं बोलूँगा क्योंकि देखो 10 किलो रिड्यूस कर देना फिर काफ़ी मतलब बेनिफिट मिला मुझे उस चीज़ का। वेरी नाइस। तो 10 किलो वज़न कम करना इतने टाइम में और वो भी बिल्कुल तरीके से विदाउट एनी सप्लीमेंट्स बहुत ही सर सराहनीय है ये बात तो जो आपने करी है। तो अभी जो वन टाइम मील के बारे में बात कर रहे थे वो कितना मतलब आप मुझे जब कन्वर्सेशन कर रहे थे आप बोले सर मैं 2 ही घंटे सिर्फ खाता हूँ पूरे दिन के अंदर, एक्चुअली वन टाइम उसके मील क्या अलावा है, ये एक नहीं। तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। इसमें आपका एक विंडो बनाना पड़ता है आपको, कि आप मान लो 2 घंटे अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 7 से 9 के बीच में खाना खाना है, तो आपको डेली कोशिश यही करनी है कि 7 से 9 के बीच में ही मैं खाना खाऊँ। हुँ, हुँ। उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं खा सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते या और दूध नहीं पी सकते। मतलब उसमें आप उस 2 घंटे के बीच में आप कुछ भी खा लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट एकदम वहीं रहेगा जहाँ पे था।
कई लोग कहते हैं ना कि मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, मीठा अवॉइड करो, ऐसा कुछ नहीं है। उस 2 घंटे के पीरियड में आपको जो खाना खाइए। दिन में मैं कॉफ़ी ज़रूर लेता था कि एक आध कॉफ़ी ले लेते थे, उससे आपको थोड़ी कैलोरीज़ भी मिलती थी और थोड़ा-सा बल्की लगता था कि मैंने कुछ ले लिया है, कुछ या खा लिया है, इस तरह की चीज़ें मैंने करी। तो मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आपको वीकनेस लगती है वन टाइम मील से, मेरे को तो और एनर्जेटिक लगा। और मेरे ऐसा भी नहीं था, मेरे वर्कआउट भी कई बार मैंने 2-2 टाइम वर्कआउट किए। मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी मुझे टाइम मिला थोड़ा बहुत मैं इवनिंग में भी जाता था। दिन में जिम भी करी कई बार, तो ऐसा नहीं था कि वीकनेस कभी नहीं आई। मतलब मुझे बेनिफिट ज़रूर मिला वन टाइम मील का। नहीं सर ने तो देखो 2 घंटे में एक मील लिया है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में सब बात करते हैं, बट आई थिंक टू स्टार्ट विद सर ये 2 घंटे तो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आपकी गाइडेंस क्या है अगर कोई से जैसे इसको मैं कहूँ, इंटरमीडिएट जब फास्टिंग आप करना वन चाहे? टाइम मील पे अगर जाना चाहते हैं ना, आप धीरे-धीरे इसको रिड्यूस करो। मैं कहता हूँ पहले अपना ब्रेकफ़ास्ट हटा दो। हम्म एक काम करो, उसको ब्रेकफ़ास्ट मत लो आप सुबह मॉर्निंग में, जैसे लोग कहते हैं बहुत कंपल्सरी है, मैं बोलता हूँ कि कोई कंपल्सरी नहीं है। हम्म आप कॉफ़ी ले लो, ब्लैक कॉफ़ी ले लो, विदाउट शुगर कॉफ़ी ले लो, है ना? आप लंच 2 बजे कर दो और अपना डिनर कर दो 8 बजे। उसके बाद भी आप देखोगे कि आपको 16-17 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट भी स्किप कर दिया। 2 बजे आपने लंच लिया, 7 या 8 बजे आपने वो ले लिया, तो आपका गैप फिर भी 16 घंटे के आसपास 16 का मैं घंटे का मान हो गया के जी। चलता हूँ। वो भी एक बहुत ज़रूरी है और फिर धीरे-धीरे आपको जब अपने पर इम्प्रूवमेंट लगेगी और बॉडी भी अडॉप्ट करने लग जाएगी धीरे-धीरे, आप लंच को भी स्किप कर दो, है ना? फिर आप आ जाओगे वन टाइम मील में। नाइस। मगर वो है कि आपको डिसाइड करना है आपने लंच लेना है या डिनर लेना है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि मैं डिनर लूँगा, क्योंकि सुबह मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेन वर्कआउट जो मेरे होते थे वो मॉर्निंग में होते थे, इसलिए मैंने डिनर डिसाइड किया था। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप भी इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो एक सस्टेनेबल वे में स्टार्ट करना। ये नहीं कि जैसे आजकल लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वीडियो देखिए और फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट विद स्मॉल विंडो, एक स्किप करिए मील और आगे कम करके फिर आगे करिए। मैंने भी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करी थी तो इंटरमीडिएट फास्टिंग उस टाइम पे ट्राई करी थी और मुझे जैनिज्म बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सर सनसेट के बाद उन्होंने बहुत सही करा हुआ है कि आपको खाना ही नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जब आप बात कर रहे थे गिल्ली डंडे और इन सब के बारे में, तो जो पुराने रीति रिवाज रिवाज थे हमारे, आई थिंक वो बहुत ही सही थे। और वो हमें लगता था कि ये तो रिलीजन है, हम नहीं फॉलो करेंगे। मतलब कितना अच्छा है कि आप सनसेट के बाद खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सही बात। सुबह तक जो मील है वो आप मेंटेन कर पाओगे विद दैट। मतलब एक स्टोरी ये भी थी कि मंदिर इतने ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं, ये मैंने सुना था। तो कहते थे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि घर की जो औरतें हैं फिर जो लोग हैं वो जाए मंदिर और सीढ़ियां चढ़े ताकि उनकी कुछ तो कुछ तो एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज हो। तो इस वजह से ये सारे जितने भी मंदिर हमारे पास होते थे वो इतने ऊंचे बनाए थे। तो मतलब मतलब वही बात होती है, अगर आप इसको एक फोर्स की तरह लेके चलोगे तो प्रॉब्लम है, बट आप इसको एक लाइफस्टाइल बना लोगे और आगे बढ़ोगे तो वो बहुत सही होता है। और आप कल्चर में अगर आपने ये ला दिया, एग्जाम्पल बाहर जब मैं जाता हूँ, जब मैंने चाहे दुबई में रहा या मैं वियतनाम में जब ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पे एक कल्चर ऐसा बना हुआ है रनिंग को, जो एक वो एंजॉय करते हैं लोग। और रनिंग को तुम्हारे एक प्रेशर बना के चलोगे तो फिर कहीं ना मैं कहीं वही चल कह रहा हूँ, जाएगा। जैसे मैं फुल मैराथन की तैयारी कर रहा था ना, कि आप बोल रहे थे रील रनर, तो मैं क्या था, ये फुल मैराथन 42 किलोमीटर जो मैं भागा, इसमें मैंने कोई जेल नहीं लिया, किसी तरह का कोई Obviously। सप्लीमेंट नहीं लिया बीच में। 42 किलोमीटर में सिर्फ पानी, सादा पानी पिया, जब भी पानी दिखा मैंने पानी की सिप मारी। और मैं तो देख रहा हूँ आजकल की डेट में आपको 10 किलोमीटर में भी लोग, कोई बोल रहे हैं 4 जेल ले लो, कोई कह रहा है 5 जेल खा लो। हम्म, तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि भैया अपना डिसाइड करो अपनी ट्रेनिंग में हिसाब से, इतने जेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध जेल या जहाँ भी आपको लगे कि अब मेरी एनर्जी डिप हो रही है वहाँ लो। मगर मैंने 42 किलोमीटर करी विदाउट डिप, एनी डिप, मेरे को कोई भी डिप नहीं लगा। ये 2:45 की जो आप हाँ, बात कर रहे 2:45 की जो बात कर रहा हूँ मैं, 2 घंटे 45 मिनट विदाउट एनी जेल, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी सॉल्ट टैबलेट भागा, है ना? सिर्फ पानी पे। हो। सर आपने हाफ मैराथन भी 1:16 में करी है, राइट? और लोग तो 21 किलोमीटर है आपने करा, लोग 10 किलोमीटर इस टाइम पे कर पाते हैं। तो इसका क्या आपकी जर्नी, आपने पोडियम भी लिया इस पे, राइट? हाँ, ये नेवी हाफ मैराथन थी। हाँ। ये टारगेट तो देखो, मैंने कहा था ना कि वेणुगोपाल जी को हमने देख के बनाया था। अक्टूबर में वो करके गए थे, 1 घंटे 17 मिनट में यहाँ पे वेदांता में वो जीते थे। तो मैंने कहा कि हम भी इसको 1 घंटे 17 मिनट तो कम से कम टारगेट लेके चल रहा था मैं, कहीं न कहीं माइंड में ना, है ना? कोई एक अपना हमने किसी एक तो बंदे को आइडियल बना के चलो कम से कम, मैंने कहा उसका टाइम पकड़ते हैं कुछ भी करके, जैसे भी करा। मैंने उसकी तैयारी करी पूरी, मैं बोल के चलता हूँ कि अक्टूबर से मैंने डिसाइड करा था कि देखो आपको, कि हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ना अपने पूरे साल में हम लोग अपनी रेसें डिसाइड कर लेते हैं पहले ही, कि मैं इस बार इस महीने में ये वाली रेस भागूँगा, इस महीने में वाली रेस भागूँगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पता था नेवी में जो नेवी मैराथन है वो होती है फरवरी में, उस टाइम दिल्ली का वेदर भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। होता है, बहुत ज़्यादा ना ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना? ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, मान के चलो। तो बेस्ट वेदर होता है आपका परफॉर्मेंस करने का, परफॉर्मेंस देने का अपनी। तो मेरा ये कहीं न कहीं माइंड में ये था कि मुझे एक 17 अपनी वॉच में दिखना चाहिए, मतलब आना चाहिए। जिस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने ट्रेनिंग भी उस हिसाब से कर रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं थी। ट्रेनिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी और कहीं न कहीं मुझे ये था कि उम्मीद थी कि मैं एक 17 कर सकता हूँ। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि एक शॉकिंग था कि मैं एक 16-17 टूट गया और वो
116.52 आया, मतलब तो वो मेरे लिए भी मतलब था कि मैं एक दिमाग में ये तो था कि एक 17 टूटना भी चाहिए, जिस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसमें पता चल जाता है आपको, देखो आप क्या ट्रेनिंग कर रहे हो, किस हिसाब से आपके रेपिटेशन लग रहे हैं, किस हिसाब से आपकी पेस रनिंग हो रही है ना? तो वो एक टारगेट था और वो हमने अचीव किया। हम्म। मगर इस टारगेट को पाने के लिए कम से कम मैंने 6 महीने लगा रहा था इसके पीछे कि एक 16 करना है, 17 करना है, जो भी। तो कहते हैं ना कि आप ट्रेनिंग में जितना पसीना हाँ। बहाओगे तो आपको युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो वही सारा इसमें बात बता रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने करी थी और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जाके उन्होंने यहाँ पे ये जो फाइनल रिजल्ट डे पे एक 16 भागे जो मैनिफेस्ट करा उन्होंने, एक 17 का और एक 16 में इसको अचीव करा। तो सर मतलब आप गियर्स वगैरह पे विश्वास करते हो कि आपको उसे वॉच लेके भागनी है, वो हार्ट रेट कैलकुलेटर लेके भागना देखो, मैं है, कैलकुलेट हार्ट करना है? रेट कैलकुलेटर तो मैंने कभी नहीं लिया, मगर ना मैंने हार्ट बीट पे कभी ध्यान देता हूँ। मैं बोलता हूँ एचआर का देखो कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे जी मैं एचआर मॉनिटर करता रहूँ तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे। हमारे कोच ने हमें एक चीज़ सिखाई थी बचपन में कि भाई आपका रनिंग एक्शन होता है ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि जी मेरा रनिंग एक्शन ऐसा है, इसको सुधार दो, इसको ठीक कर दो। मेरे कोच ने एक बात बोली थी हमें बचपन में कि रनिंग एक्शन किसी का भी कैसा हो उसको कभी मत टोको, कभी मत रोको। क्योंकि अगर आपने किसी को, मान लो मेरा हाथ टेढ़ा चलता है, आपने बोल दिया ना आप तेरा हाथ टेढ़ा चलता है, तो आपका ध्यान हाथ पे ही रहेगा, कॉन्शियस रहेंगे वो। कॉन्शियस हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये आ गया ना कि एचआर रन होता है, कि भाई आप बार बार वही देखो कि मेरी एचआर कहाँ जा रही है। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना उसमें भी हम कोई भी एचआर नोट नहीं करते। आप अगर आज आज की डेट में आप ये देख रहे होंगे ना, रील इन्फ्लुएंसर जो आ गए हैं, जोन टू करते रहते हैं, तो जोन टू की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। कहीं भी वर्ल्ड में आप देख लोगे जोन टू कोई ट्रेनिंग नहीं है ना? जोन 4 जोन 5 में ही ट्रेनिंग करते हैं जो भी अच्छे रनर हैं। आपको रेपिटेशन लगाने हैं, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि आपका जोन 2 रन कब होता है कि रिकवरी रन जिसे कहते हैं, बेसिकली जोन 2 रिकवरी रन है, ये मान के चलो। हम्म। आपके जो भी, और इनको आपने ये नहीं है कि आप सोचो कि जोन 2 बोल दिया तो आपको 7 के 7 दिन जोन 2 पे भागना है। आपको वेरिएशन डालना पड़ेगा, उसमें स्पीड वर्क भी करने पड़ेंगे, जो जोन 5 में भी जाएंगे, जोन 6 में भी जाएंगे, है ना? जहाँ आपकी हार्ट बीट 180 से भी ऊपर ताप जाती है, कई बार देखा होगा आपने कभी वर्कआउट। तो आप अपने वर्कआउट जरूर चेंज करें, टेम्पो रन करें, जिसको हम लोग पेस रनिंग बोलते हैं। आजकल लोग उसको टेम्पो रन बोलते हैं, मगर ये होता है कि पेस, एक आपको एक पेस सेट करनी है। मान लो अगर आपका टारगेट है, मेरा रेस, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1:16 की मेरे को रेस लगानी, तो मेरा टारगेट ये था कि 3:40 पे मेरी पेस रनिंग होनी चाहिए। तो हम 3:40 पे हफ्ते में एक बार जरूर रन करते थे कि 3:40 पे हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। 10 किलोमीटर, कई बार 12 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर तक के रन करते थे। उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है कि आज की डेट में हम एक 17 के रनर हैं या हम एक 16 के रनर हैं। आपका टेम्पो ऑब्लिक पेस रन जो है वो ही डिसाइड करता है आपकी रेस का टाइमिंग। सर ये है मतलब है क्या, मतलब एक लेमैन के टर्म में जोन टू आपने जैसा बताया बहुत ही कंटेंट चल रहा है, तो ये जोन 1 2 3 4 5 होता क्या है लेमैन टर्म में, अगर आप किसी देसी भाषा में बताओ इसको तो? मैं तो बोलूँगा कोई कुछ भी नहीं होता, जोन 2 कुछ भी नहीं है आज की डेट में। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोचेज़ ने क्या कर लिया कि 20-20, 25-25 लोगों को ट्रेनिंग के लिए पकड़ लिया। अब वो 25 लोगों को तो कर नहीं सकता मॉनिटर। उसने किसी को बोल दिया तू जोन 2 में भाग, किसी को बोल दिया जोन 3 में भाग। आधे लोग तो मैं कह रहा हूँ ना, आज की डेट में जो कोच बने पड़े हैं, वो सिर्फ़ एक सर्टिफ़ाइड 3 महीने का कोर्स आता है, देखो, वो करके बैठ जाओ। आपने कभी ट्रैक पे नहीं गए, आपका पीछे का बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स का नहीं है, वही सारे आज की डेट में कोच बैठे हुए हैं। वही इन्होंने ही जोन 2 बना दिया है। आपको एंगेज रखना, मान लो आप आए मेरे पास, तो आपको पता तो चलना चाहिए, नहीं मेरे कोच ने मुझे 2 घंटे रन करवाया, तो वो हम्म। क्या बोलेगा आपको जोन 2 में आज रन करना है 20 किलोमीटर, उसमें लग गए 2 घंटे आपके। हम्म। 2 घंटे खराब कर लिए, मगर आपकी बॉडी में उसका एक भी इफेक्ट नहीं आएगा, है ना? आधे लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जोन 2 में आपका फैट बर्न होता है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी बर्न नहीं होता। हम्म। जब तक मैं मान के चलता हूँ कि 80 और 90% आपकी डाइट काम करती है, 10% आपका वर्कआउट काम करता है। जोन 2 आपका कोई फैट बर्न नहीं करेगा, ये भूल जाओ। मैंने देखे हैं कई लोग 3-3 4-4 घंटे रोज लगा रहे हैं, मन कर उनका देखोगे उनका बॉडी वेट 1 किलो भी कम नहीं होता। ऐसे बहुत से रनर आपको दिख जाएंगे भागते हुए। तो डाइट 90%, 10% आपका वर्कआउट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको 30-70 लेके चलता था, बट सर ने तो कहा, और बिल्कुल सही बात भी है कि 90% इज योर डाइट एंड 10% इज योर वर्कआउट, जो आपने बताया। और ह्यूमन बॉडी भी सर इतनी ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, ऐसी एक मशीन है ना, मतलब वो सब कुछ कर सकते हो, उसकी एफिशिएंसी तो आप कितनी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप बता रहे हो 2 घंटे में आप सिर्फ खाते हो, फिर इतना रन भी करते हो, आप इतना टारगेट बना के, तो मतलब इसको समझना बड़ा ही मुश्किल मुश्किल खेल है। और मतलब हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती, मतलब मुझे नहीं पता सर, आप और मचाओ तो इसको, तो क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो आप ना, तो। ना, ऐसा नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बना पाएंगे खैर, मगर हाँ नेक्स्ट ईयर का टारगेट जरूर अभी से ही सेट कर लिया दिमाग में, वो जरूर अचीव करने की कोशिश करेंगे। नाइस नाइस, बहुत जरूरी है कि आप अपने जो गोल्स है उसको मतलब मैनिफेस्ट मैं करके ये चलिए। बोल के चलता हूँ कि आप अपने छोटे-छोटे गोल बनाओ। ऐसा नहीं है कि भई आप मेरे को देखो कि मैंने अगर 3 घंटे 6 से, कि आप भी 2 घंटे 45 मिनट का टारगेट बना लो, ऐसा नहीं है। आप हर साल अपने एक गोल सेट करना होता है। जैसे मैंने गोल सेट किया, मान लो मैं अगर
1 घंटा 21 मिनट की हाफ मैराथन वेदांता में भागा था, तो मैंने अपना नेवी में टारगेट सेट किया था कि एक 17 करना है ना? उसी हिसाब से ट्रेनिंग करनी है, छोटे-छोटे गोल बनाओ, 5 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के, 21 किलोमीटर के, फिर उनको अचीव करने में आप पूरा साल लगा सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अभी तक कितना रहा है? 42 किलोमीटर ही रहा है मैं 42 किलोमीटर। हाँ। तो तो लॉन्गेस्ट। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 42 किलोमीटर के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करना है। मैं तो बोलूँगा मैंने तो 3 ही लॉन्ग रन करे अपनी रेस भागने से पहले। मैंने एक लॉन्ग रन किया 30 किलोमीटर का, दूसरा किया 35 का और फिर 25 का। उसके बेस पे ही मैं 42 किलोमीटर भाग गया। ये नहीं है कि मैं हर हफ्ते 200 किलोमीटर भाग रहा था, 150 किलोमीटर भाग रहा था। मैं वही कहना चाहता हूँ क्वालिटी वर्कआउट पे ध्यान दो रादर देन की क्वांटिटी पे, है ना? माइलेज पे ना देके आप माइलेज क्वालिटी पे। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ लोग माइलेज करे जा रहे हैं कि मगर माइलेज आपको नुकसान कर रही है कहीं न कहीं आपका देखो 90% लोगों को तो यही नहीं पता उन्हें जिम भी करना है ना? माइलेज पे तो लगे पड़े हैं मगर अपनी स्ट्रेंथ को किसी ने कोई फ़ोकस ही नहीं कर रहा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन तो कम से कम आपको स्ट्रेंथ करनी है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो नहीं लगी, बाकी कह नहीं सकते। मैंने तो 3 अपने लॉन्ग रन किए अपना न्यू न्यू दिल्ली मैराथन से पहले और उसी के बेस पे मैं 245 भागा। तो हमेशा हमें अपने आप से नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट होना चाहिए जो हम पिछली बार भागे उससे हुँ। बेस्ट भागना चाहिए रेदर देन इंक्रीज इन बेसिकली डिस्टेंस। क्वालिटी वर्कआउट पे फ़ोकस करो रादर देन की क्वांटिटी पे, क्योंकि मैं मैं तो यही बोलूँगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 5 भाग लिया, नेक्स्ट टारगेट 10, 10 के बाद 21, 21 के बाद 45, 45 के बाद जी अल्ट्रा रन करेंगे 50 किलोमीटर की, फिर हमें करेंगे फिर और दुनिया भर की रेसेस आ गई, ट्रेल रन करेंगे, वो करेंगे और पता नहीं कि डिस्टेंस बढ़ाना है उसमें वो एक हमें अचीवमेंट लेके आनी मैं है। वही कह रहा हूँ ना किसी ने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भैया आपको 200 किलोमीटर करोगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। हुँ, वो मैंने भी करके देख लिया 5-6 साल कोई वेट रिड्यूस नहीं होता। आपको इंजरीज़ और हो जाती हैं, हुँ, है ना? मुझे तो 2 इंजरीज़ हुई थी इसी चक्कर में, 2 टियर हो गए थे। उसके बाद फिर मेरे को वेट रिड्यूस करना पड़ा, डाइट पे ही जाना पड़ा एंड ऑफ द डे 5-6 हुँ, साल बाद। हुँ, जब मेरा वेट कम हुआ उसके बाद मेरी परफ़ॉर्मेंस दोबारा आई। हुँ, 2017 में अगर मैं 17 भागा था तो 26 में अब मैं भागा हूँ मान के चलो कि 9 साल हो गए थे। तो बीच में मुझे फिर अपनी डाइट पे ही कंट्रोल करना पड़ा ना कि डिस्टेंस पे, है ना? तो 90% इज़ योर हाँ, डाइट एंड हाँ। 10% इज़ दैट। प्रो कैंप स्लैम रेसेस की अगर आप बात करोगे एज़ कंपेयर्ड टू अदर रेसेस आपने करा है वैसे प्रो कैंप स्लैम नहीं कभी? मैंने अभी तक तो नहीं किया। टारगेट है? टारगेट भी नहीं है, सही बात बताऊँ तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मैंने बताया ना हम लोग क्या करते हैं कि एक अपनी रेस डिसाइड कर लेते हैं, कौन-कौन सी रेस भागनी है और ना मेरा ऐसा कोई टारगेट है कि मुझे ये प्रोग्राम स्लैम करना है। एक तो मुंबई बहुत टफ है देखो, हुँ, वेदर वहाँ का हम लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा टफ वेदर ही पड़ता है मुझे लगता है हुँ, कि आप अपनी रेसें डिसाइड करो, अपने रन के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से जहाँ पे आप बेस्ट कर पाओ। अब क्यों मैंने न्यू दिल्ली मैं मुंबई में फुल मैराथन क्यों नहीं भागा? मुझे पता था न्यू दिल्ली मैराथन में आपका एक तो वेदर बहुत बढ़िया होगा और रूट बहुत बढ़िया होगा, तो आप उस हिसाब से अपनी रेसें डिसाइड करो ना कि रादर देन किसी के प्रेशर में कि मुझे आज प्रो कैंप स्लैम करना है तो मुझे मुंबई फुल करनी है। हुँ, आपको वेदर भी देखना पड़ेगा, वेदर कंडीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ह्यूमिडिटी, वहाँ का वेदर वहाँ का खाना-पीना। भई दिल्ली हमारी अपनी रेस है और वेदर भी बेस्ट है और आपका घर का खाना है उस टाइम पे, आपके घर की नींद है। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। ये प्रेशर में बगैर बात में कि मेरे को प्रो कैंप स्लैम करना है या वर्ल्ड मेजर करनी है, ऐसा मैंने कभी कोई प्रेशर नहीं लिया। अब जैसे मैंने 245 किया तो आप बोलोगे कि आप किसी रेस वर्ल्ड मेजर का टारगेट कर रहे हो, तो मैं कोई वर्ल्ड मेजर का टारगेट नहीं कर रहा। मैं तो नेक्स्ट रेस भी इंडिया में सोच रहा हूँ कि चंडीगढ़ भागूँ कि दिल्ली भागूँ नेक्स्ट ईयर का ये प्लान कर रहा हूँ, ना कि वर्ल्ड मेजर का कोई प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल सही क्योंकि आजकल सब इसके पीछे भाग जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता प्रो कैंप स्लैम करने के लिए कि आपको इतनी कॉस्ट लगनी पड़ता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, रेस की फीस देनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी, खाना लेना पड़ेगा, बहुत कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है जस्ट कि लोग कर रहे हैं, हमें भी वो 4 बल्ले वाला एक मेडल चाहिए, वो थोड़े दिनों उसको में लेके घर भाग में रहे हैं। जंग लगा होता है उस बल्ले पे, मैं बता दूँ आपको। हुँ, सर्टिफ़िकेट ही काम आते हैं, वो भी ऑनलाइन आज की डेट में तो ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो हम उनको फ्रेम करवा के रखते फ्रेम थे। करके या उसको लैमिनेशन करवा के रखते थे। फ्रेम तो नहीं होता था, खैर लैमिनेशन ज़रूर करवा लेते थे। तो वो मेडल तो खराब हो जाता है, थोड़े दिनों में आप टाँगों घर पे काला पड़ जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि ये प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजरीज़ से बच के रहना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में रन करने हैं तो। हुँ, बिल्कुल सही। सर मैंने आपको देखा कि सर आप जो रेसेस भागते हो बहुत ही लिमिटेड रेसेस आप करते हो कवर और आजकल के जो लोग देख रहे हैं, डेली एनसीआर की बात करो या और जगह की बात करो, रनिंग एक ऑलमोस्ट बिज़नेस बन चुका है। इतने सारे लोग रेसेस ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, कोई वहाँ पे कैश मनी नहीं रखा, अवार्ड नहीं रखा, लोग भागे जा रहे हैं, फीस इतनी ज़्यादा है, कोई रूट अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पे आपके थॉट्स क्या है? मैंने क्या बोला देखो हम लोग रेस डिसाइड करते हैं रूट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से और उसके हिसाब से, ना कि ये गली कूचों की मैं कोई रेस नहीं भागता। सीधी-सी मैं बात बताऊँ कि हर आज की डेट में तो हर हफ्ते में रेस हो रही है, ऐसे तो फिर आपको ना तो ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और ना अच्छी रेसें डिसाइड कर पाओगे। बट ऑब्वियस है जो दिल्ली की खासकर दिल्ली की रेसों के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, इसमें तो किसी भी रेस में प्राइज़ मनी है ही नहीं। हुँ, हुँ। आप किसी भी रेस को उठा के देख लो जो आज की डेट में हो रही है।
किसी में भी कोई प्राइज मनी नहीं है। इसी तरह से अगर आप मुंबई की रेसेस देखते हो तो वहाँ हर रेस में कुछ ना कुछ प्राइज मनी है। एक मोटिवेशन होता है स्पोर्ट्समैन के लिए। मान लो अगर आज की डेट में मैं अगर एक 16 भाग रहा हूँ, मैं अपने फुल एफर्ट के साथ भाग रहा हूँ और उसमें प्राइज मनी नहीं है, तो फिर मेरे भी अंदर से वो नहीं आता ना कि एफर्ट मारूं भाई। एक प्राइज मनी, चाहे मैं कह रहा हूँ आपके लिए 5,000 का ही क्यों ना प्राइज मनी, वो अलग बात है कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मगर एक प्राइज मनी तो है ना, एक टारगेट तो है मेरे को कि हाँ कुछ तो हम लोगों को मिलेगा। मगर आज की डेट में क्या है, ये बिजनेस बन गया है। नए-नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता बेचारों को कि कौन-सी रेसेस भागनी है, ना उनको कोई गाइडेंस दे रहा है ना? तो इस हिसाब से वो बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक रेस भाग रहे हैं, ट्रेनिंग पे फोकस नहीं है। तो बट ऑब्वियस है, वो तो जो रेस करवा रहा है वो तो यही देख रहा है, वो तो भाई हर दूसरे दिन एक नई रेस अनाउंस कर देता है। हम्म। और उसमें एक रेस खत्म हुई नहीं और हाँ, दूसरी दूसरी रेस रेस पहले आ पहले गई। ही आ जाती है। उनका कैलेंडर चल रहा है आज की, अगर ये देखोगे तो कैलेंडर बने हुए हैं। तो भाई अपनी रेस डिसाइड करो, रेस रूट अच्छे डिसाइड करो, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। जैसे प्रो कैम की रेसेस होती हैं, मान लो दिल्ली में है, प्रो कैम की रेस है, या न्यू दिल्ली मैराथन है। इसी तरह से एक बहुत अच्छी मैराथन आ गई है, नेवी हाफ मैराथन हो गई। इस तरह के आप इवेंट डिसाइड करके फिर उनको चूज़ करो और उनमें से ही कोई बढ़िया सा इवेंट डिसाइड करके रन करो। दादर धन की इतने सारे इवेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। सर ने टॉप 3 रेसेस तो आपको बता दी है जी। न्यू दिल्ली मैराथन हो गई एक आपकी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन होती है, दूसरी नेवी होती है। कोई और सर मैराथन दिल्ली में पास दिल्ली हुआ? में तो मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसी कोई और इसके अलावा कोई अच्छी मैराथन हो रही है। बाकी हम तो ये कहेंगे, अगर देखो जैसे आप कह रहे थे कि आज की डेट में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी, अगर ये इस तरह के जो इवेंट होते हैं, अगर ये कुछ प्राइज़ मनी रखें तो जो आने वाली जनरेशन है उन लोगों को काफ़ी हुँ। मोटिवेशन मिलता है इससे। तो उन्हें रखना चाहिए इवेंट के पास इतना एक वो प्लेटफ़ॉर्म अगर बच्चों को मिले, नए जिन जो जनरेशन है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। कोई जूते खरीद ले, कोई कुछ तो खरीदे बेचारा अपने लिए कुछ। क्योंकि गरीब घर से एक रनर आता है जो स्पोर्ट्समैन है, उसको ये मोटिवेशन तो ज़रूर मिलता है कि भई अगर मैं कोई प्राइज़ मनी जीतता हूँ तो उससे कम से कम अपना जूता ही खरीद पाए बेचारा। हुँ। है ना? सर ये जो रेस एम्बेसडर्स होते हैं मतलब क्या क्या कहना है इनके? मतलब पहले पहले हम देखते थे रेस एम्बेसडर में सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं या बड़े-बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल रही होती है। और आजकल के रेस एम्बेसडर्स, मैं भी खुद हिस्सा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आप 20 रजिस्ट्रेशन लाइए एंड यू विल गेट द टाइटल ऑफ द रेस एम्बेसडर। ये सिस्टम चल रहा है, राइट? एंड लोग वही स्टेज पे जाने के लिए ट्रॉफी पे जाते हैं, स्टेज पे कि जी ट्रॉफी मिल रही है, मज़े आ रहे हैं, चले गए। बस क्या वो सही में लोगों को एम्बेसडर वाली जो अपनी एक ज़िम्मेदारी हो रही है, उसे निभा पा रहे हैं? क्या लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ, क्या है रेस एम्बेसडर आज की डेट में ये किसी को भी पकड़ते हैं और उठा के वहाँ पे बना दिया। एम्बेसडर्स का मतलब क्या है कि रेस एम्बेसडर या कोई भी, आप मान लो किसी को पोस्टर आपने लगा दिया अपनी रेस का कि ये रेस एम्बेसडर है। मुझे मतलब कुछ ऐसी फ़ील तो आनी चाहिए, इसकी क्या अचीवमेंट है? मैं आपसे पूछूँ कि हाँ भाई आपकी क्या अचीवमेंट है? मैं आज कम से कम ये कह सकता हूँ मैं 245 की रेस तो भागा हूँ। एक मोटिवेशन है, 50 की एज में मैंने 245 की है। मगर आज देखेंगे एम्बेसडर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई टाइम टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई वो कितने की रेस भागा, कितनी रेसें भाग चुका है। बस आपने किसी को पकड़ा, उसके मान लो फॉलोवर्स, उसने फेक फॉलोवर भी बना रखे हैं और उसको बना के आपने रेस एम्बेसडर बना दिया। या किसी भी रेस में मैं देख रहा हूँ ब्रांड भी आज की डेट में क्या कर रहा है, किसी के फॉलोवर्स ज़्यादा है ना, उनको बुला खड़ा करके उनको जूते गिफ्ट कर दिए, उनसे कुछ बुलवा लिया, कुछ रील बनवा ली, यही काम हो रहा है। रियल स्पोर्ट्समैन को तो कोई पूछने वाला है नहीं। दिल्ली में सबको पता है कि कितने लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं और कौन-कौन अच्छा रनर है। मैं कहता हूँ हर ब्रांड को पता है, हर रेस ऑर्गेनाइज़र को पता है। और आज की डेट में आप दूर क्यों जाते हो? आप सोशल मीडिया पे सर्च मार लो ना, आपको सब पता चल जाता है कौन कैसा रन कर रहा है, कौन कितने सालों से रन कर रहा है, किसका टाइम क्या है, सबको पता है, मगर आपको कोई नहीं बुलाएगा। हमें आज तक, मैं कह रहा हूँ ना, 35 साल हो गए मुझे भागते हुए, मगर लास्ट ईयर जैसे न्यू दिल्ली मैराथन पे भी हमने बोला था, हमें तो कभी कोई ऑफर नहीं आई कि भई आपको हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, आप नेशनल चैंपियन रहे हो या आपने इतनी अच्छी रेस करी है, एक 17 आप 2016-17 में भागे थे, या आपको 10 साल हो गए एनडीएम भागते हुए। उन्होंने वैसे तो फैसिलिटेशन किया था कि भई हमें एक ट्रॉफी दे दी थी कि 10 साल, मगर एम्बेसडर नहीं बनाया आज तक, है ना? मैंने तब भी बोला था कि अगर आज मैं 35 सालों से भाग रहा हूँ तो मुझे एम्बेसडर बनने का शौक नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि कम से कम ऐसे बंदे को एम्बेसडर बनाओ जिससे हम कुछ तो सीख सकें। कुछ तो मुझे देख के लगे कि हाँ, मुझे भी इस तरह से बनना है या इस तरह से कुछ करना है। और इसका इसका आई थिंक रिजल्ट्स भी रहे थे मेरे ख्याल से हाँ, इस इस वाली साल मेरे रेस ख्याल में। इन्होंने कोई एम्बेसडर नहीं बनाया न्यू दिल्ली मैराथन में। तो मतलब आवाज़ उठानी हाँ, ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर आप उठाओगे तो हाँ, आपको और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखोगे जैसे विनर को, मैंने कई रेसों में देखा कि विनर को तो आप स्टेज पे नहीं चढ़ा रहे, मगर एम्बेसडर को स्टेज पे चढ़ा के ट्रॉफी ज़रूर आप गिफ्ट कर रहे हो हुँ, हुँ। कि भई आप 100 रजिस्ट्रेशन लाए हो, आपको ये ट्रॉफी हमारी तरफ से। मगर विनर को कहते हैं कि आप घर जाओ, आपको घर पे भेज देंगे जो भी भेजना है। ये भी हुँ, एक बड़ा सेटबैक है। कम से कम आप कोई बंदा अगर रेस जीता, उसको कम से कम स्टेज पे बुला के फैसिलिटेशन तो करो। दैट्स ट्रू। उसको एक अच्छी सी ट्रॉफी तो दे दो। मैं देखता हूँ स्पोर्ट्समैन की ट्रॉफी आपसे, जो एम्बेसडर है उससे छोटी होती है और उससे देखने में भी बेकार होती है। एम्बेसडर को आप बड़ी ट्रॉफी भी दे रहे हो, उसको एक गिफ्ट भी दे रहे हो साथ में, है ना? स्पोर्ट्समैन मेरे ख्याल ज़्यादा डिज़र्व करता है, जिसकी वजह से आपकी रेस चल रही है या इवेंट आप किस वजह से करा पा रहे हो कि एक स्पोर्ट्समैन, एक रनर की वजह से ना।
रनर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा आज की डेट में। रनर बैठा है, वो कह रहा है कि अपना वेट कर रहा है कि आज अभी अनाउंस होगा, उससे पहले आपकी 10 लोगों को फैसिलिटेशन कर देते हैं। पहले इन्वेस्टर को बुलाएँगे, फिर पेसर को बुलाएँगे, पता चला जब तक आपका नंबर आया सारी दुनिया जा चुकी है ना? वो भी हो रहा है काफ़ी इवेंटों में। नहीं, नहीं, बिल्कुल है। सर आपने ये जो 2:45 करा 10 किलो का आपने वज़न करा, हायरॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सो बहुत सारे लोग ये नहीं बोलते होंगे आपको मतलब मैंने तो सुना है जब भी आप कुछ एक अच्छा अचीव कर लो जी आप तो ये सप्लीमेंट्स लेते होंगे, स्टेरॉइड्स लेते होंगे पर्टिकुलरली। ऐसे सवाल आपके पास नहीं आए? नहीं आए, बिल्कुल आए। कुछ लोग मैं देखता हूँ कहीं मैं देखा है पोस्ट पे कई लोग डाल रहे हैं कि भैया आप तो नाडा आ जाएगी, दवाइयाँ लेके भाग रहे थे, इंजेक्शन लेके भागते हो। तो मैं पहले तो उन लोगों को ये क्लियर कर दूँ कि मैं नेवी हाफ मैराथन भागा था जिसमें वहाँ पे भी नाडा आई हुई थी और न्यू दिल्ली मैराथन भागा था वहाँ पे भी नाडा थी। तो मैं नाडा को देख के भागा तो नहीं। दूसरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ड्रग्स या इन तरफ जाते कब हो जब आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। 22 साल की उम्र में मेरी जॉब लग गई थी। तो मैं उस एरिया में जा ही नहीं पाया कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँ कि मुझे अब दवाइयाँ लेनी चालू कर दूँ। और दूसरा अब इस एज में मुझे कोई ओलंपिक तो खेलना नहीं है यहाँ से सही बात बताऊँ, मैं अपनी फ़िटनेस के लिए स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। तो बट ऑब्वियस और 35 साल का एक कैरियर अगर आप 35 साल तक अगर किसी मेडिसिन पे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई ऑर्गन आपका अब तक फ़ेल कर चुका होता। आप अगर एक शुगर की दवाई भी 5 साल लेते हो ना, आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट करने लग जाता है या हार्ट पे इफ़ेक्ट करने लग जाता है। तो मैं उन लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि 35 साल के लंबे कैरियर में दवाई लेता तो शायद अभी ना अभी तक तो कोई ना कोई मेरा ऑर्गन फ़ेल हो गया होता और आगे मुझे ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को वर्ल्ड मेजर करना है या मैं यहाँ से ओलंपिक जाना है या एशियन गेम में मुझे सिलेक्शन चाहिए। ये सिर्फ़ मैं अपनी फ़िटनेस के लिए कर रहा हूँ और अपने सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ। मैंने भागना अपने भाई के कहने पे स्टार्ट किया था मगर मैं भागना बंद किसी और के कहने पे नहीं करूँगा। तो मैं तो भागता रहूँगा जब तक मुझे अच्छा लगेगा या जब तक मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, मैं भागता रहूँगा लोगों को देख के। तो हुँ। दवाई की तरफ कोई ऐसा कभी वो नहीं है कि एशियन गेम जाना है या वर्ल्ड मेजर ना मेरा अभी ये है कि मेरे को बोस्टन बोस्टन क्वालीफाई हो गया मगर मेरे को बोस्टन जाना नहीं है। मैं नेक्स्ट ईयर चंडीगढ़ ही भागना प्रेफ़र करूँगा बोस्टन जाने से। चंडीगढ़ का तो देखो बहुत अच्छा वेदर हाँ, और वहाँ की कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है रनिंग के लिए तो फॉर श्योर। बिल्कुल सर और सर आप हाइरॉक्स के बारे में बात कर रहे थे राइट? आप हाइरॉक्स में आपने ये जो वेट करा तो आपकी हाइरॉक्स जर्नी कैसी रही? आपको ओवरऑल हाइरॉक्स का जो इवेंट था वो कैसा लगा? देखो मैं बताऊँ रनर के लिए तो बहुत अच्छा है ये इवेंट। आप क्या होता है कि उसकी तरफ आपको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अब जैसे हमारा ऑफ हुँ, सीजन हुँ। आएगा। हुँ, हुँ। मान के चलो अप्रैल में हमारी 10 किलोमीटर होने वाली है, उसके बाद हमारे पास ऑफ सीजन आ जाता है सितंबर अगस्त तक मान लो अब सितंबर होता है, दिल्ली में मौसम भी काफ़ी खराब हो जाता है अभी। तो उस ऑफ सीजन में हम क्या करते हैं कि अपने छोटे इवेंट जैसे रेपिटेशन, अपनी जिम और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फ़ोकस कर रहे होते हैं और वो बेस्ट टाइम है हाइरॉक्स फॉर रनर तो। उसमें क्या है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक मौका मिलता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है और एक आपको एक नया स्पोर्ट्स करने का मौका मिल रहा है ताकि आप रनिंग से बोर भी नहीं हो रहे और एक नया तरीका मिल रहा है, नया प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है जहाँ पे रनर ही जीत रहे हैं मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है फॉर रनर्स फॉर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हुँ, बिल्कुल सही और इस साल भी आप कर रहे हो हाइरॉक्स? कोशिश तो पूरी है, चलो बहुत देखते हैं बाकी। बहुत बढ़िया दिल्ली? दिल्ली दिल्ली कर रहा दिल्ली हूँ। टारगेट कर रहा है, नाइस। सर ये हम जब आप बात कर रहे थे फॉरेन के बारे में कंपेयर कर रहे थे, इंडिया के बारे में कंपेयर कर रहे थे, तो मैं देखा फॉरेन में जो एवरेज पेस ऑफ रनिंग होता है वो बहुत बहुत ही मतलब अच्छा होता है कि 5 के पेस पे भाग रहे हैं, 4 के पेस पे भाग रहे हैं। इंडिया में अगर आप बात करोगे नॉर्मली मतलब देखते हैं, आपका पेस तो डेफिनिटली अच्छा है, बट एवरेज पेस की अगर आप बात करोगे तो वो करीब-करीब 7 मिनट के ऊपर के आसपास का है, तो राइट? तो इसका आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? और क्योंकि जब मेरे को याद है मेरे ऑफिस में भी जब लोग आते हैं फॉरेनर्स और वो हमारे साथ भागते हैं तो कहते हैं तुम तो बहुत ही स्लो भाग रहे हो, राइट? तो और वही जनता है मतलब 7 और कहाँ 5, 27 स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड्स की हम बात करेंगे। तो आपको जैसे क्या लगता है मैं मेन कारण क्या हो सकता है इसका? मेन कारण वही है कि भई हमारी जो स्कूलिंग है ना, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमारी एबीसीडी हम सीखते हैं, वहीं आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, वहाँ ना आपने बचपन में कभी कोई स्पोर्ट्स किया। आज की डेट में भी जो रनर भाग रहे हैं ना, मैं बताऊँ वो 90% वो बंदे हैं जिनको जॉब लग गई है, जो अच्छा पैकेज है जिनका, वही लोग रन करने आ रहे हैं, आज की डेट में भी मैं बताऊँ। और उन्होंने रन करना कब स्टार्ट किया 35 या 40 की एज में। फिर दूसरा चलो वो आ तो गए हैं, फिर वो गाइडेंस नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई वर्कआउट बताने वाला नहीं है, वही ज़ोन 2 वाली बात करें ना, 90% लोग तो ज़ोन 2 में रन कर रहे हैं। ज़ोन 2 में रन करने वाले की पेस कभी बढ़ ही नहीं सकती। हुँ, हुँ। वो तो आपने उसको स्लो कर दिया। भई देखो, क्या होता है, कहते हैं ना कि घोड़े के साथ भागोगे तो घोड़े बनोगे, गधे के साथ भागोगे तो गधा ही बनोगे ना आप। तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। ज़ोन 2 से बाहर निकलना पड़ेगा, ये माइंडसेट अपना निकाल दो। ज़ोन 2 कोई रन नहीं है, किसी भी तरह का कोई रन नहीं होता, वो रिकवरी रन होते हैं। शायद हम भी करते होंगे ज़ोन 2 में, ज़ोन 3 में, वो हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन।
बाकी आपको अपने वर्कआउट्स चेंज करते रहने पड़ेंगे। और बाकी मैं फिर दोबारा बोलूँगा, स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में अगर आप फॉरेन में जाओगे तो वहाँ स्कूल में एक उनका अपना स्पेशल स्टेडियम होता है, एक स्पेशल ग्राउंड होता है, जिसमें स्पेशल कोचेस भी होते हैं, है ना? वो हमारी कमी शुरू से ही रही है और वो हमेशा रहेगी, जो मुझे लगता है। स्कूल में से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम जाके स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो ये पेस ऐसे ही चलता रहेगा। देखो आज की डेट में हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ़ तो आपकी स्ट्रगल में ही निकल जाती है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने में निकल जाती है ना। माँ-बाप कहते हैं, "भई पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद आपको जॉब करनी है, जॉब के बाद फिर फैमिली।" आधी लाइफ़ तो ऐसे ही निकल गई, तो पेस कहाँ से बढ़ेगा, है ना? तो लाइफ इतनी तेज भाग रही है तो हाँ, तुम्हें भागने का मौका तो तो बहुत ही बेसिकली कम स्पोर्ट्स मिलता भी वही कर रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा इसीलिए तो स्पोर्ट्समैन को आज की डेट में कोई अहमियत नहीं दे पा रहा। है। क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, आज की डेट में स्पोर्ट्स कौन कर रहा है? हुँ, जो 40 का हो गया, जिसका पैकेज अच्छा है, वो ही निकल के आ रहा है सोशल मीडिया में देख के। बाकी लोगों के पास तो, जो गरीब आदमी है, उसके पास तो सोशल मीडिया का लिंक ही नहीं है, वो भागने कहाँ से आएगा, है ना? तो वो है कि हमें देखना पड़ेगा, स्कूलिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। जब तक उसके अलावा तो और कोई आप मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखती नहीं है कि कहीं से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो सर जब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करी लाइफ़स्टाइल चेंज करा आप जब मेरी बात हो रही थी आपसे आपने बताया मुझे कि पहले आप थोड़ा बहुत अल्कोहल कंज़्यूम करते थे बट इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया, आपने अल्कोहल को क्विट करा। सो क्या अल्कोहल क्विट करने से आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया और क्या आप लोगों को एडवाइस करोगे बिल्कुल, मैं इसको कहूँगा, क्विट देखो करने जी, के लिए? अल्कोहल आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। अल्कोहल, बियर और अल्कोहल, बियर कह लो या वाइन कह लो, वाइन भी लोग बहुत पीते हैं, कहते हैं कि वाइन को आप अल्कोहल में नहीं मानते। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है, आपका शरीर इसको पचा ही नहीं सकता। हुँ, हुँ। आप अल्कोहल ले रहे हो या बियर ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैं बियर पी रहा हूँ और ये निकल जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है, आपकी इसकी किडनीज़ को आप साफ़ ही नहीं कर पाती। जितना भी अल्कोहल आपकी बॉडी में रहेगा, वो फैट बन जाता है, बेसिकली मैं बता दूँ। और ब्रीथिंग पैटर्न में इसका बहुत बड़ा एक वाइटल रोल खेलता है। ये अल्कोहल आपकी हार्ट बीट को फ़ास्ट कर देता है ना? उसको स्लो कर देगा जैसे भी। तो अल्कोहल तो आपको, अगर आप मतलब परफ़ॉर्मेंस आप अच्छी करना चाहते हो, तो आपको अल्कोहल क्विट करना पड़ेगा। और ये स्लीप डिसऑर्डर के लिए भी बहुत एक बड़ा रोल खेलता है कि जब तक आप नशे में रहते हो, जब तक तो आप सोते रहते हो, मगर जैसे ही आपका नशा टूटा, बियर का हो चाहे वाइन का हो, आपकी नींद खुल जाएगी। नींद पूरी होने ही नहीं देगा, रिकवरी में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ डालता है ये, बियर वाइन, व्हिस्की कुछ भी है। और स्पोर्ट्स में मैं देखता हूँ कि स्लीप पैटर्न आपका बहुत ज़रूरी है। 7 घंटे की, कम से कम 7 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी चाहिए, अगर आपको रिकवरी करनी है, तो बॉडी को आपको रिकवर करना है अगले वर्कआउट के लिए तो। तो मेरे हिसाब से तो अल्कोहल बिल्कुल ही क्विट करनी पड़ेगी आपको, है ना? अगर आप रनिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, दोनों के लिए अल्कोहल तो हाँ, मतलब बेकार ही वैसे देखो, हेल्थ को तो आपको नुकसान दे ही रही है ना? और सबसे बड़ी बात है कि आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो आपको कहीं न कहीं नुकसान दे रही है। आजकल जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ रही है, 5 घंटे की नींद होती जा रही है। आजकल सोशल मीडिया के उसपे आप देखो, लोग फ़ोन ले लेके बैठे रहते हैं 12-12 बजे तक हाथों में। फिर वही सुबह 7 बजे उठ के अपना ऑफ़िस जाना है। तो मैं वही कहूँगा कि अल्कोहल तो आपको क्विट करनी ही पड़ेगी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सर डाइट में अगर आपने बात की तो डाइट में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा वेजिटेरियन लोगों के लिए अगर उन्हें प्रोटीन एक तो पहली बात कितना लेना चाहिए क्योंकि ये भी बात होती है जब मैं और कंट्रीज में ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे प्रोटीन रिच डाइट्स होते हैं बस हमारे पास इंडिया में बहुत कम चैलेंजेस रहते हैं और क्या जाता है शुरू से ही इंडिया में इतने सारे ओबेस लोग क्यों हैं क्योंकि हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री हुँ। माना जाता है तो एक वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं और क्या उन्हें सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन से ये सब चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं? देखो, मैं बताता हूँ कि व्हे प्रोटीन और ये सप्लीमेंट जो है ना, प्रोटीन ये आपको कोई नुकसान वैसे नहीं देता है। कि मिथ है कि लोगों को कि भैया ये किडनी खराब कर देगा, लीवर खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने वेट के हिसाब से एक उसका रेशियो है, आप उसको डाल के देखेंगे कहीं भी नेट पे, आज की डेट में हर चीज़ मिल जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है मसल स्ट्रेंथ और मसल रिकवरी के लिए। देखते होंगे कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी मसल्स और ये बॉडी जो है, हड्डियाँ अलग होने लग जाती हैं। तो बेसिकली प्रोटीन एक काम करता है, आपकी मसल को स्ट्रेंथ देता है और वो आपकी बोन्स के साथ ही जुड़ी रहती है मसल। तो वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो एजेड होते जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा उनको प्रोटीन पाउडर ज़रूर लेना चाहिए। मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी वो ले सकते हैं, 1 या 2 टाइम। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी किडनी, आपके लीवर को ऐसा इफ़ेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पानी के साथ लीजिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगेन रील रनर्स की बात करते हैं या उस पे बात करते हैं आजकल सब शूज के रिव्यू दे रहे हैं यहाँ पे है कार्बन प्लेट की तो ऐसी मार्केट में होड़ लगी हुई है कि हर कोई चाहता है कि जी हम कार्बन प्लेट लेके भागेंगे तो शायद से हम बहुत तेज भाग पाएंगे तो क्या लगता है कि आपको जो टेक्नोलॉजी रनिंग को अनफेयर बना रही है या फिर क्या ये जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं रैंडम रिव्यूज आ रहे हैं ये शूज ले लीजिए ये शूज ले लीजिए मेरे पास भी इतनी ब्रांड्स अप्रोच करती है कि विनीत ये प्रोटीन पाउडर है जी आप डाल दीजिए ये आपकी कॉस्टिंग है रील कॉस्ट बता दीजिए ये बता दीजिए और आप कर दीजिए बट
एज अ इन्फ्लुएंसर ऑब्वियस बात है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो सही कंटेंट दें, बट ये ऐसा हर कोई नहीं कर रहा होता। तो कार्बन प्लेट पे स्पेसिफिकली शूज जो आप बात करेंगे तो क्या कहना मैं चाहेंगे? तो कहूँगा कार्बन प्लेट जो शूज़ पहन के भाग रहे हैं ना, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए आज की डेट में ही। कार्बन प्लेटेड शूज़ बने ही उनके लिए जिनकी पेस कम से कम 4 मिनट से तो नीचे की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? 4 मिनट से नीचे की है, तभी आप उस कार्बन प्लेट को झेल सकते हो, आपकी मसल झेल पाती है, नहीं तो आपको इंजरी, सबसे बड़ी इंजरी हो रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो 7-7 मिनट के स्लो रन भी उसी में ही कर रहे हैं। किसी ने ले लिया भैया जूता ले लिया, किसी का सुन के रील सुनी और जूता ले लिया। वो ये नहीं बता रहे कि भैया ये इसके पेस ये चाहिए, आपका बॉडी वेट इतना होना चाहिए। ओवरवेट के लिए तो खासकर नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें कि वो आपको कहीं न कहीं इंजर्ड कर देगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर कर देगा, इतने लॉन्ग रन कर रहे हैं और लोग उसमें मैं देख रहा हूँ कि 50-50 किलोमीटर, वो बने सिर्फ रेस के लिए हैं, ट्रेनिंग के लिए नहीं बने फर्स्ट ऑफ ऑल तो। आपको ये गाइडेंस लेनी पड़ेगी किसी, इसीलिए मैं कह रहा था कि किसी कोच के पास जाओ जिसको जूतों के बारे में पता हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 रेसेस भागी और वो जूते का रिव्यू कर रहा है। आप कम से कम उसका बैकग्राउंड तो देख लो, उसकी रेस से कितनी रेसें वो भाग चुका है। 2 रेस भाग के कोई उस जूते का रिव्यू नहीं कर सकता। आपको एक जूते को पहनने के लिए, मैं जैसे कहता हूँ, मैंने 35 सालों से जूते पहन रहा हूँ। हम एक बार उसमें 400 मीटर लगा के बता दूँगा ये जूता किस काम के आएगा, आपके रेसिंग के लिए आएगा, ट्रेनिंग के लिए आएगा या कार्बन प्लेटेड। और कार्बन प्लेटेड तो बिल्कुल ही बंद कर दें, जो 5 मिनट या साढ़े 4 मिनट की भी जिनकी पेस है, मैं उनको भी अवॉइड करने को बोलूँगा। कार्बन प्लेटेड शूज़ पहनना ही, एक तो रेस में पहनना चाहिए, ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आपका कभी जैसे पेस रनिंग होती है ना, उस दिन आप इसको निकाल सकते हो कि जिस दिन आपको अपनी रेस के आस-पास भागना है। और रेस के आस-पास का मतलब ये समझ के चलो जिसकी 3:50 3:40 की पेस है, उन लोगों को ही रिकमेंड करूँगा। 5 मिनट वाले तो बिल्कुल ही ना डालें, आपके लिए तो बिल्कुल ही नुकसान कर रहा है वो। आपकी काफ को नुकसान करेगा, आपके ग्लूट्स को नुकसान करेगा, क्योंकि देखो 90% लोग, मैंने आपको जैसे बताया था, कोई जिम नहीं जा रहा। मगर कार्बन प्लेटेड शूज़ क्या माँगता है? स्ट्रेंथ माँगता है, आपके ग्लूट्स में, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी उसको झेल पाता है। वो इंजरीज़ का सबसे बड़ा कारण है, जो आज की डेट में आपने देखा होगा, कई कहते हैं कि लोग ये स्पीड रन वाले इंजर्ड होते हैं, मैं कह रहा हूँ 90% स्लो रन वाले इंजर्ड मिलेंगे आपको, जो माइलेज कर रहे हैं। कई लोग तो मैं देख रहा हूँ उसमें माइलेज स्लो रन भी हो रहे हैं, आज रिकवरी रन है, ज़ोन 2 का रन है, उसमें कार्बन प्लेटेड शूज़ पहन के भाग रहा है। हुँ, हुँ। कार्बन शूज़ जो है, प्लेटेड शूज़ जो है, वो 4 मिनट से नीचे, मैं तो बोलूँगा बल्कि 3:40 3:45 उन लोगों को पहनना चाहिए। ये अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से, ना कि, और वो भी रेस में। ट्रेनिंग में तो बिल्कुल ही नहीं पहनना, मैं तो ये अवॉइड करना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए अलग जूते बने हुए हैं, जो डेली यूज़ के लिए बने होते हैं। उनका मेरे हिसाब से माइलेज भी बहुत अच्छा होता है, 1000 किलोमीटर के आसपास माइलेज होता है और सस्ते भी हैं, है ना? आपके बजट फ्रेंडली भी शूज़ हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बजट फ्रेंडली शूज़ में जाएँ, कार्बन प्लेटेड शूज़ से जितना दूर रह सकते हैं, उतना दूर रहें। और आपका फेवरेट शूज़ कौन से हैं? अभी तक तो मैं नाइकी वेपरफ्लाई में ही भाग रहा हूँ, अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा ट्राई करते हैं प्यूमा और कुछ एसिक्स के कुछ जूते मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना? तो अभी तक तो नाइकी वेपरफ्लाई में ही मैं 2020 से भाग रहा हूँ, उससे पहले मैं पहनता था एडिडास का एडी ज़ीरो शूज़ पहनता था, जिसमें मैं एक 17 की तो उसी में भागा था रेस में बोलूँगा। हुँ, हुँ। वो बेस्ट लगता था उन दिनों। अब जो नया जूता मैं पहन रहा हूँ इस टाइम पे 2020 के बाद से, मैंने नाइकी का ही शूज़ पहना है, नाइकी वेपरफ्लाई 4-3 जो भी चल रहा है इस टाइम पे मार्केट तो ये जो ये कार्बन प्लेटेड है? में। ये कार्बन प्लेटेड है। ये कार्बन प्लेटेड है, शूज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप इसमें ज़्यादा मगर ये भी मैं बता देना चाहूँगा, ये सिर्फ़ हम लोग रेस वाले दिन पहनते हैं ये वाले जूते, जो मेरे कार्बन प्लेटेड शूज़ हैं, और बाकी कोशिश ये करते हैं जैसे हफ्ते में अगर हम एक दिन उस पेस पे, रेस पेस पे भाग रहे हैं, तो उसी दिन डालते हैं। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि मैं कार्बन प्लेटेड शूज़ रोज़ पहन के भाग रहा हूँ या जूता। स्पीड वर्क के लिए तो वो जूता दूसरा होता है, आपके लॉन्ग रन के लिए जूता हम दूसरा रखते हैं बेसिकली। शूज़ चेंज होते रहने चाहिए मेरे हिसाब से। तो आजकल इंडिया में अगर आप रेस की बात करोगे तो रेस की एक अच्छी रेस की फीस सर 3 से 3000 2500 रुपए के आसपास आती है, और बहुत सारे लोगों का सिंपल सा सवाल यही होता है कि हम इतना पैसा देके क्या भागे और हमें क्या मिलेगा इस रेस में भागने से? मैं बोलूँ, देखो प्रो कैम की रेसेज़ हैं, नो डाउट उनका फ़ीस ज़्यादा अच्छी, मगर वो एटमॉस्फेयर और आपको रेस रूट और रेस में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर होती हैं। मगर मैं देखूँगा जो लोकल रेसेज़ हैं उनके तो ज़्यादा है, आपके उससे भी रजिस्ट्रेशन उससे ज़्यादा ले रहे हैं। हुँ, हुँ। आप ये मत देखो कि प्रो कैम की रेसेज़ में महँगा है। मैं कह रहा हूँ प्रो कैम से ज़्यादा मैं वो जो महँगी रेसेज़ हैं, वो आज की डेट में जो आपकी हर गली कूचे और हर हफ्ते रेस होती है, उनके रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा महँगे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। प्रो कैम फिर भी आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है भागने का या रेस रूट देता है जो बेस्ट है। जैसे मान लो अगर दिल्ली में अगर वेदांता रेस होती है, तो वो एक बेस्ट रूट पे होती है, जो किसी और रेस में आपको नहीं मिलेगा दिल्ली की, हुँ, हुँ। आप देखोगे तो। एंड इंडिया में मिलता है नो डाउट, मगर उस हिसाब से पानी, उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी, उस हिसाब से वेदर, उस हिसाब से लाइटिंग, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, है ना? कि ट्रैफ़िक नहीं होना चाहिए उस रोड पे जहाँ पे आप भाग रहे हो। मगर आज की डेट में आप देखोगे कोई रेसें हुई हैं, अभी पीछे मैं तो कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें पीछे से ट्रैफ़िक छोड़ दिया। हुँ, हुँ।
कोई ट्रैफिक का कुछ नहीं है, ना कोई पब्लिक को कोई रोक रहा है, वो जा रही है बीच में से वॉक करते हुए निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाकी नो डाउट ये स्पोर्ट्स देखो महँगा तो होता जा रहा है आज की डेट में। बाकी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी रेसें डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि आपको हर रेस भागना कंपल्सरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने 12-13 साल हो गए तो मैंने अभी तक प्रो गेम स्लैम ही नहीं करा, और कोई ज़रूरत भी नहीं लगती कि भाई स्लैम करके कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे। तो अपनी रेसें डिसाइड करो और अच्छी रेसें चूज़ करो, और साल में 2 या 3 रेसें ही आपको भागनी होती हैं। ऐसा नहीं है हर रेस भागने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके परफॉर्मेंस के लिए। अब लोग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं रनिंग करनी है, रनिंग करने के लिए आप ग्राउंड में जाइए, आप एक सॉफ्ट सरफेस पे मत भागिए, आप हार्ड सरफेस पे मत भागिए, आप ट्रेडमिल रन ना करिए। अगर कोई बिगनर है तो उसको अपनी रनिंग करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, मैं कहूँगा जो बिगिनर्स हैं ना, उनको किसी एक तो पहले आपको देखना चाहिए कि कोई सर्टिफाइड कोच आपके पास है, तो मेरे हिसाब से उसके पास जाना चाहिए। अगर वो आपको गाइड कर पाते हैं अच्छे, तो बढ़िया है। उसका बैकग्राउंड, कोच के पास जाने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें कि भई वो कब से ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग करा रहे हैं, है ना? दूसरा स्टार्ट तो आपको हम भी यही बोलते हैं किसी को भी कि आप सॉफ्ट सरफेस पे स्टार्ट करो, है ना? जैसे मड, कोई आपके अगर घर के पास पार्क है, मड का पार्क है, तो वहाँ पे जाओ या ट्रैक पे जाओ। ट्रैक क्या है कि आप अगर कोई ट्रैक 400 मीटर का आपके घर के पास स्टेडियम है तो बेस्ट है। ट्रैक पे भी क्या है कि एक रबड़ की लेयर बिछी हुई है जो आपके पैरों के लिए काफ़ी बेटर है, आपको सपोर्ट करती है एक तरीके से, है ना? रोड पे स्टार्टिंग में देखो, कई ज़्यादातर लोग आता रनिंग करने आ कौन रहा है, जो थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि जिसका ओवरवेट है। तो ओवरवेट है और रोड पे रन कर रहे हो तो वो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपके लिए हार्ड फीलिंग आएगी, आपको इंजरीज़ भी हो सकते हैं, कुछ तरह के पेन आ जाते हैं, किन्हीं को शिन स्प्लिट्स हो जाती है, किसी को मैं मान के चलता हूँ स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है ना? विटामिन डी हमारा सबसे इंडिया में आप देखोगे तो विटामिन डी सबसे कम हम लोगों का इंडियंस का है। तो विटामिन डी सबसे बड़ा कारण है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर का। तो वो कैसे होता है, रोड पे आपको प्रेशर देने से। आप ओवरवेट हो, आप रोड पे भाग रहे हो, है ना? और आपने किसी से गाइडेंस ले ली, वो कोशिश ये करता है कि मैं पहले दिन ही 10 किलोमीटर भाग के चला जाऊँ। वो चीज़ें गलत हैं। शुरू में छोटे डिस्टेंस से स्टार्ट करें, किसी सर्टिफाइड कोच के पास ट्रेनिंग स्टार्ट करें, कोशिश करें मड पे रन करें, कोशिश करें ट्रैक पे रन करें। ये तो हम भी यही बोलते हैं वैसे तो ज़्यादातर न्यू बिगिनर्स को तो। ट्रेडमिल रनिंग? ट्रेडमिल रनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अब वेदर बहुत खराब होने वाला है देखो आने वाले टाइम पे। नए किसी बिगिनर को आप बोलोगे कि इस वेदर में जाके ट्रेनिंग कर ले, तो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा भाग नहीं पाएगा। तो रनिंग आपको स्टार्ट करनी है बस जर्नी, है ना? ट्रेडमिल पे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मगर वही है कि स्टार्टिंग भी करनी है तो 10 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, 20 मिनट से। ऐसा नहीं है कि आप पता चला पहले दिन ही ट्रेडमिल पे चढ़े और 2 घंटे भाग के आ गए। वो नहीं होना चाहिए। धीरे-धीरे स्टार्ट करना है बेसिकली। छोटे-छोटे डिस्टेंस, छोटे-छोटे गोल, वहाँ से स्टार्ट करो। हाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रनिंग के लिए, तो आपको कितने टाइम में, अगर कोई रनिंग कर रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे, पिछले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उनका गला सूख जाता है रनिंग करते हुए, तो अगर आपने बोला कि मैंने 245 सिर्फ पानी पे करी, तो कितने इंटरवल पे पानी लेना चाहिए? जब मन करे, जब इच्छा हो तो तब पानी देखो, लेना चाहिए? पानी के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे हिसाब से। पानी आप जितना लेना चाहते हो लेना, मगर हाँ, ये नहीं है कि पता चला आप खड़े होके पानी पीने लग गए। जैसे हमारे पास तो पानी पीने का भी टाइम नहीं होता, जिस स्पेस में हम भाग रहे होते हैं तो हमें सिप लेनी होती है। तो मैं भी यही बोल के चलूँगा, अगर आपका गला सूखता है भागते समय, कई बार हमारा भी सूख रहा होता है, स्टार्टिंग में सूखता है वैसे, तो फिर बीच में तो वैसे मेरे को लगता नहीं है कि सूखता है। तो आप एक सिप मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बॉटल ही खत्म कर दी। सिप मारते हुए चलो, जहाँ भी आपको पानी दिखता है कोशिश ये करो कि एक घूँट पानी की ज़रूर ले लीजिए। सर, अगर बहुत सारे लोग हमारे बिगनर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, और वो अपनी एक रनिंग जर्नी, आपने ज़रूर बताया कि कोच तो एक है ही तरीका जिसको आपको स्टार्ट करना चाहिए, बट हाँ, इनिशियल स्टेज पे कोचेस के पास जाना भी थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। बट हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही आज बेड पे बैठा हुआ है या कुछ नहीं कर रहा है और वो अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो रोड मैप है वो किस तरीके से होना चाहिए? मैं तो बोलूँगा रोड मैप आप स्टार्ट करो वॉकिंग से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको रनिंग करने की। आप स्टार्ट करो 10 मिनट वॉकिंग से, 20 मिनट वॉकिंग से, है ना? धीरे-धीरे जैसे आप जाने लगोगे, आपको डेली रूटीन में आपको देखेगा लगेगा, मज़ा खुद ही आने लगेगा। फिर उसको वॉक को बढ़ाते रहो पहले, 40 मिनट तक वॉक को लो। फिर आपको लगता है कि मैं थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहा हूँ। पहले तो आपको रोज़ उठ के बेड से उठने की आदत डालनी है, ना कि भागने की आदत डालनी है। मैंने बताया ना, वही है। रूटीन बनाना है आपको। रूटीन बनाना है। जिस दिन आपको लगता है कि अब मेरा रूटीन बन गया, फिर आप धीरे-धीरे स्टार्ट करो रन, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इस तरह से स्टार्ट करना है, ना कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना बेसिकली। और ये भी नहीं है कि पता चला 2 दिन आप रन करके आए, फिर 5 दिन सो रहे हो, वो भी नहीं। इसको बेसिकली आपने लाइफ़स्टाइल में डालना है, चाहे वॉक डालो, चाहे रन डालो। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको रन करना है ना? बाकी वही फिर दोबारा बोलूँगा, डाइट पे ज़रूर कंट्रोल करना है, मीठा अवॉइड करना है जो नॉन रनर है। डाइट फिर भी मैं बोल रहा हूँ 90 टू 80% आपका वाइटल रोल खेलती है, बाकी आपका लाइफ़स्टाइल तो होना ही चाहिए स्पोर्ट्स में। कोई ना कोई, जैसे-जैसे हम लोगों की एज बढ़ रही है, मैं बोलता हूँ, कोई भी गेम डालो, ऐसा नहीं है कि रनिंग डालो,
वॉकिंग भी डाल सकते हो, जिम भी डाल सकते हो, फुटबॉल भी डाल सकते हो, क्रिकेट भी डाल सकते हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपकी होती रहनी चाहिए लाइफ। डाइट के बारे में बात करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी को लेके आजकल बहुत रील्स, बहुत वीडियोज़ आ रही है, कई लोग उसे अच्छा बता रहे हैं, कई लोग बुरा बता रहे हैं। मतलब क्या क्या मतलब इज़ इट अ गुड थिंग टू हैव अ ब्लैक कॉफ़ी? मूव करना देखो, उस पे विदाउट मैंने शुगर? क्या बोला आपकी, कुछ भी चीज़ आप ज़्यादा लोगे आपके लिए नुकसान है। ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो, मगर आप दिन में 1 ले रहे हो, शाम को 1 ले रहे हो, तो कोई नुकसान नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं भी लेता हूँ, मैं कहूँगा कि नहीं लेता कॉफ़ी। जैसे अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में चल रहा हूँ, तो बीच में मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मान लो मंचिंग का ही मन कर रहा है, तो आपने कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी एक एनर्जी भी देती है, थोड़ी-सी कैलोरीज़ आपको इसमें होती है। ऐसा नहीं है कि भई आपने पता चला 4 घंटे के अंदर 4 कॉफ़ी पी गए। हर चीज़ कंट्रोल में करनी है, कुछ भी खाना है या कुछ भी पीना आप कंट्रोल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं देगी, है ना? आप उसको एक ही दिन में 10 कॉफ़ी पी रहे हो तो बट ऑब्वियस वो नुकसान दे ही रही है, कहीं न कहीं उसमें कैफ़ीन है जो आपको रात को नींद वही मैं और ये भी है कि मैं ये अवॉइड करता हूँ कि 4 बजे के बाद मैं कॉफ़ी ना लूँ, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपकी स्लीप पैटर्न को इफ़ेक्ट करती है। हाँ, तो ये नुकसान इसलिए भी दे रही है कि आप अगर कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, कैफ़ीन आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। फिर वही है, नींद का रिकवरी में इफ़ेक्ट करेगा आपको। अगले दिन आप थकान फ़ील करोगे, लोग कैफ़ीन या कॉफ़ी पीते क्यों हैं? कि आपको हिट करे, कि आपको एक एनर्जी दे अलग सी। तो ये उल्टा नुकसान ना करने लग जाए, तो इस हिसाब से पीनी है कि 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद कॉफ़ी को अवॉइड करें। आप कितना सोते हो सर? मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि साढ़े 7 घंटे तो आजकल नींद पूरी कर रहा साढ़े 7 घंटे? हूँ। टाइम निकाल पाते हो साढ़े 7 निकाल घंटे का? पाता हूँ। निकालना पड़ेगा, देखो आपको कुछ करना है, अगर गोल्स आपने बनाए हैं, तो उन गोल्स को अचीव करना है, तो ये सब चीज़ें आपको साइड में कहते हैं करनी स्लीप इज़ योर बेस्ट रिकवरी। बिल्कुल, इज़ इट ट्रू? बिल्कुल, मैं बोलता रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि मसाजर, फिज़ियोथेरेपिस्ट सब अवॉइड कर दो, अपनी नींद पे ध्यान दे दो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुँ, हुँ। है ना? इन चीज़ों की सबसे बेस्ट रिकवरी सोने में ही है। नींद आपको अगर पूरी हो रही है, तो आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी मसल रिकवर कर रही है। बाकी और कोई दुनिया में कोई चीज़ आपको रिकवर नहीं कर सकती, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है आपको इन सब चीज़ों फैमिली को ले? तो देखो, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, अगर देखा जाए तो आपकी नींद को तो पूरी करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, खाने के लिए सपोर्ट, रिकवरी के लिए। नहीं, सपोर्ट पूरा करती है, ऐसी नहीं है, मेरी फैमिली का सपोर्ट तो कंपल्सरी है और ज़रूरी भी है। एंड आर यू स्पिरिचुअल पर्सन? कह नहीं सकते, देखो मैं ये मानता हूँ कि हम, अगर आपने सुना हो कि कर्म युग में है, हम एज के हिसाब से आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, जो मैं मान के चलता हूँ। पता चला ध्यान कहीं और है, आप जा रहे हो मंदिर में बैठने का, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अपने आप को एक कर्म योगी मानता हूँ। तो हमें किसी चीज़ के लिए अगर भेजा गया है, तो अभी जब तक हमारी लाइफ़ कर्म युग में चल रही है, मान के चलो, तो अभी हमें काम करना है, उसी पे काम कर रहा हूँ, हुँ। है ना? आपने अल्कोहल के बारे में तो ज़रूर बात की थी बट स्मोकिंग भी एक काफ़ी ऐसा फैक्टर है आप नहीं तो आपके जो फ्रेंड सर्कल्स में वो लोग करते होंगे। वो कितना हार्मफुल है और एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल? देखो, मैंने क्या कहा, कुछ भी चीज़ आप अगर ज़्यादा कर रहे हो, तो वो आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगी करेगी, और स्मोकिंग और अल्कोहल तो कहीं न कहीं नुकसान करती है। तम्बाकू आपके कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है हार्ट को, और रनिंग स्टार्ट ही हार्ट से होती है। आपकी ब्रीथिंग पैटर्न ही अगर खराब हो जाएगा, तो आप रनिंग कहाँ कर पाओगे? तो ये चीज़ें तो अवॉइड करनी ही करनी है, नो डाउट। तो सिगरेट का तो मेरे को कभी एक्सपीरियंस रहा ही नहीं, मैं बोलूँगा कि मैंने सिगरेट कभी ही नहीं पी। अब ये था कि कभी बियर-वियर लेते थे, मगर वो भी मैंने बिल्कुल, मान के चलो कि इस बात को भी 8 महीने हो गए कि किसी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया मैंने। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस आपके साथ करी, आपकी पूरी स्टोरी के जानने के बारे में बात करी, चीज़ों के बारे में बात करी। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो वो यही है कि आपने 90% आपकी तो जो डाइट है उस पे फोकस करना है, 10% आपके ट्रेनिंग्स है। ट्रेनिंग भी आप करो तो अपनी जो जर्नी स्टार्ट करनी है वो आपको एक कोच के साथ करनी बिल्कुल, चाहिए और जो आपको अच्छी रेसेस है, अच्छे लोगों को फॉलो करे, रियल रनर्स को फॉलो करे रेदर बिल्कुल, देन रील रनर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सर आज 50 की एज में ऑलमोस्ट तो 45 में एक मैराथन कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग जो यंगस्टर्स हैं, तो वो तो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। तो आप उस पे फोकस करिए, मोटिवेशन लीजिए। सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है मैं वो डाल दूँगा, आप कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो कमेंट पे डाल दीजिए, विल हैव अ मोर कन्वर्सेशन बिल्कुल, अराउंड दैट, जो सर आंसर खुद चैट पे कर देंगे या मैं उनके जो आंसर्स है वो आपको लाने की कोशिश करूँगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी चलती है तो हम सर को फिर दोबारा लाएँगे अपने चैनल पे और इस पे कन्वर्सेशंस करेंगे। तो सर एनी फाइनल नोट टू टू द ऑडियंस हू आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट? भाई वही है कि भाई अपना ध्यान रखें, सब अपनी नींद पे ज़रूर ध्यान दें, और अपने वर्कआउट्स किसी गाइडेड कोच के पास ही करें, है ना? रील रनर को अवॉइड करें, रियल रनर को फॉलो करें, हुँ। यही मेरी गाइडेंस है सबको। और छोटे-छोटे रन करें, छोटे-छोटे गोल बनाएँ। ये नहीं है कि एक ही साल में सब कुछ नहीं करना है, धीरे-धीरे सब कुछ अचीव होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी एज आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो ये मेरी सब लोगों को यही गाइडेंस दूँगा मैं तो।